अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 96 बी स्टार्ट करते हैं जी। और आज कुछ टेस्ट्स की डिस्कशन, बेसिकली वो रीसेंट टाइम के क्वेश्चंस की डिस्कशन है, वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर टाइम को देखते हुए कुछ डिसाइड कर लेंगे। कुछ ऐसा करेंगे जो मंडे को इस्तेमाल नहीं होना वैसे बाय द वे, लेकिन बच्चे इंशाल्लाह, उम्मीद है ये जिन्होंने जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन की है, पहली बात यही कर रहा हूँ कि उम्मीद है ये संडे को लेक्चर को ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके लास्ट टेस्ट के अंदर सवाल था, नाम मैंने उसका बदल दिया था बस, बाकी वो सवाल रीसेंट अटैम्प्ट का था, कैश फ्लो का। कैसा रहा ये सवाल? आसान रहा कि मुश्किल रहा? देख लेते हैं इसको। 15 नंबर का ये सवाल था। सरप्राइज़ ये इसलिए होता है, थोड़ा टेस्ट पुराना हो गया, माजरत। असल में बस टॉपिक्स कुछ ऐसी नहज पे चल रहे थे। कैश फ्लो ने गुस्सा किया हुआ था, अभी वो गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था कि एनपीओ की तरफ चल पड़े, तो कोई विंडो नहीं मिली जिसमें डिस्कस करते। तो इंशाल्लाह अभी हो जाता है ये डिस्कस। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्विकन लिमिटेड एज एट 30 जून 22। रिक्वायर्ड है प्रिपेयर क्यूएल्स कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22। कौन सा मेथड लगाएंगे? सवाल खामोश है तो इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये आप वैसे अपने पास लिख लो, वैसे तो इस सवाल में लिखा हुआ नहीं होता, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ओके। अच्छा, उसके बाद जी, अब इनडायरेक्ट मेथड है तो आपको पता है जिन जिन के लेजर्स हैं जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग है उनके लेजर बनाएंगे, फॉर्मेट पहले बनाएंगे। ये सारा काम हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कैश फ्लो दोबारा से शुरू हो गई है जी। सबसे पहला काम क्यूएल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम स्टार्ट किया करते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स आ जाती हैं। आप भी जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना रहे हैं, मुझे पता है। आपने भी ये टारगेट रखा हुआ है कि 1.5 मिनट में अब ये बन जाता होता है, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, और उसके बाद 3 चीज़ें लेस कर देते थे। लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड। और एंड पे आंसर आ जाता था, जो उसको हम कहते थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक हो गया जी। अच्छा, चुप कर जाएं, बस कर दें बातों की। उसके बाद जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। मैंने कहा कैश फ्लो को गुजरे कुछ दिन हो गए हैं, टर्म टेस्ट में भी आ रहा है। सिर्फ डिस्कशन एडजस्टमेंट्स की भी हो सकती थी, लेकिन चलो पूरा सवाल कर लेते हैं। पूरा सवाल करने से कैश फ्लो का टॉपिक ज़रा रिवाइज भी हो जाएगा, ये सवाल भी डिस्कस हो जाएगा। इसमें 2-3 अहम बातें भी थी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5-7 लाइनें छोड़ दो इसके लिए। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और बैठ भी चुको। उसके बाद अच्छा, इन सब के कैश फ्लोज आ रहे होते हैं, हम उनको टोटल करते चले जाते हैं, नेट उनका निकालते जाते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद कैश फ्लो नेट कर लेते हैं, नेट कैश फ्लोज निकाल लेते हैं, ठीक है जी। A + B + C नेट कैश फ्लो। इसमें हम ऐड कर दिया करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए हमने वर्किंग नंबर 1 ओपन की हुई होती है, और हमारा आंसर आता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये बैलेंसिंग हम निकाल लिया। उसके बाद कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ज़रा नज़र डालो। कैश एंड बैंक तो है ही, और कोई मेरे ख्याल में तो इधर बहुत है जगह, ये काफ़ी है जगह, यहीं पर ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग 1 बन सकती है। ऐसे ही है, कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट, 2-3 आइटम्स ही होंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। क्लोजिंग वैसे नज़र मुझे एक ही आया, और ओपनिंग। ओके नेक्स्ट जी, अब वर्किंग 1 भी बन गई। अब सवाल की तरफ जाएंगे और देख लेंगे कि जो जो ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल हुए उनके लेजर्स, जो जो ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन है। सवाल की तरफ तो बाद में आएंगे, ठीक है। चल जी, सबसे पहले क्या नज़र आया हमें आज? शेयर कैपिटल। तो नंबर 2 शेयर कैपिटल का लेजर बन गया। जी फिगर्स कोई नहीं, छोटी हैं फिगर, अच्छी बात है। शेयर कैपिटल ओपनिंग बताएं जी 400, क्लोजिंग 480। कैपिटल शेयर कैपिटल है और रिटेन अर्निंग अलग है ना, फिर तो और आसान हो गया, 2-3 आइटम्स ही आ सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस जी, इसका ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग यानी कि इस साल ही कोई सरप्लस अरोज हुआ है। चलें देख लेते हैं जी, रीवैल्यूएशन हुई होगी। नंबर 4 रिटेन अर्निंग्स हैं। ये आई कैप की रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर मैंने ओपन किया और आपके टेस्ट में आया था। अब इसके रिज़ल्ट को देखते हुए आप अपना रिज़ल्ट जज कर लीजिएगा कि ये टॉपिक कहाँ पे आपको, माना कि उस वक्त ज़रा शायद चलन चलाव में था, लेकिन मेरे ख्याल में पास होना चाहिए इसमें सब बच्चों को जी। रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग 325, क्लोजिंग 337। मुझे लगा शायद कहने लगे आप देख लो मुड़ के। ओके नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, बस कोई करंट पोर्शन ही नहीं है, सारी लाइबिलिटीज़ यहीं इकट्ठी पड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी बात है जी, हमें तो ये बात बहुत पसंद आई है, हमारे लिए तो आसानी हो गई, कॉन्सेप्ट भी आता है और पर्चे में आसानी भी आ गई। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं ब्रॉड डाउन 460, कैरी डाउन 335। उसके बाद एडवांसेस फ्रॉम ट्रेड एंड अदर पेबल्स, लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड है, वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ज़रा देख लें कोई हिटें तो नहीं पड़ रही, इसको पढ़ रही होंगी। ओके लेट्स सी, एडजस्टमेंट्स पढ़ ही लेता हूँ अब मैं, पहले पढ़ी नहीं मैंने, जज्बात में आके करते चले गए। ड्यूरिंग द ईयर लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड। अच्छा, डेप्शन ऑन बिल्डिंग चार्ज टू प्रॉफिट बिल्डिंग, डेप्शन गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू इज सोल्ड, ठीक है जी। ओ फर्दर सेल प्रोसीड एंड अदर व्हीकल, ये कुछ रिसीवेबल को हिट करा रहे हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। 8 मिलियन का बिका था, 8 मिलियन वाला एसेट 11 में बिका था, वो कैश आ गया। एक और बिका था 6 मिलियन का, ठीक है जी, उसके पैसे पिछले साल वाला है। चलो पिछले साल वाला सही, रिसीवेबल तो था ना, क्लोजिंग में नहीं होगा तो ओपनिंग में होगा, वो तो देख लेंगे, लेकिन रिसीवेबल्स ट्रेड अंदर रिसीवेबल्स को हिट करा दो ये एडजस्टमेंट, यानी जब इधर पहुंचेंगे तो साथ इस एडजस्टमेंट को पढ़ लेंगे, ठीक है, सही है। व्हीकल कॉस्टिंग कवन वाज परचेज स्टिल अनपेड, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर में तो नहीं ना हो सकता, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में तो हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेंट्रीज में वर्क इन प्रोसेस, ओए होए आज तो भाई खीर हो गई। नंबर 5 कुछ इन्वेंट्रीज में भी पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन सीखा तो हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है और उसमें कुछ कैपिटलाइज हुआ है, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 48 है जिसमें से 14 कैपिटलाइज हुआ है। इंटरेस्ट पेएबल कहीं नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है हो सकता है ना हो। लोन नज़र आ रहा है, उसने सिर्फ इंटरेस्ट बताया है जी। एक्सपेंस और पेड सेम होगा भाई कह रहे हैं, मान लें इनकी बात है, लग यही रहा है भाई कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है,
देखो कोई तो निशानी होती, या तो लोन की अमाउंट के साथ इंटरेस्ट रेट लिखा होता या कहीं इंटरेस्ट रेट बताया होता, हम चेक कर लेते, इतना लोन बनता था, इतना वो कह रहा है जी एक्सपेंस है, तो फिर कितना पे हुआ होगा ये पता लग जाता, ठीक है ना। तो माना कि 48 का एक्सपेंस है, शायद इसकी कोई आज ना वो ट्रीटमेंट दिखा रहा है, वो आपने पढ़ा हुआ है, जो कैपिटलाइज होता है वो एसेट में ऐड होता है और जो नहीं होता वो एक्सपेंस में जाता है, तो शायद ऐसी कोई बात है। पेएबल कहीं नहीं नज़र आ रहा, पेएबल का कोई इशारा भी नहीं कि हम कैलकुलेट कर पाएँ, बस एक्सपेंस 48 है तो मजबूरन यही समझेंगे यही पेड भी है। या रेट देता, मैंने कहा या रेट देता, हम कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट लगाया, लोन है जी, मिसाल के तौर पे जी लोन है 460, जी तो चेंज भी हो रहा है, चलो लोन के ऊपर जी इंटरेस्ट बनता था जी 60 रुपये, लेकिन एक्सपेंस है कितना, सॉरी ज़्यादा हो गया, एक्सपेंस बनता था 48 रुपये, और हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस चेक किया वो 48 ही था। पेएबल कहीं पे उसने कह दिया कि जी पड़ा हुआ है कोई 2 रुपये ओपनिंग 4 रुपये क्लोजिंग, हम कहते हैं इसका मतलब है ये एक्सपेंस पहले लेजर में जाएगा, वहाँ से पेड की फिगर निकलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी हुई, तो फ़िलहाल कोई गड़बड़ नहीं है। आगे चलते हैं। फॉलोइंग डिविडेंड्स वर अनाउंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 22 एंड 21। हम खड़े कहाँ पे हैं? 22 में खड़े हैं। तो 22 के अंदर पता है आपको फाइनल ऑफ 21 आ सकता है और इंटरिम ऑफ 22 आ सकता है, बस ये दो ज़हन में रख लो आप, बाकी तो ये कोई 2 साल तो बनानी, 1 ही साल है ना, ठीक है। तो 22 में खड़े हैं, फाइनल ऑफ 21, इंटरिम ऑफ 22, 2022 का फाइनल ना जी ना, ये तो नहीं आ सकता, क्योंकि 22 का फाइनल तो कहाँ जाना है? 23 में, ये तो गया, ठीक है। 20% इंटरिम बोनस, ओ एक मिनट सॉरी, ये सारा इकट्ठा ही दिया हुआ था, इधर देखो 22 का इंटरिम, वो यूँ लिख लिया करते थे, बड़ी आसानी होती थी। 2022 में खड़े हैं, हम कहते थे जी इसमें फाइनल ऑफ 21 आएगा और इंटरिम ऑफ 22 आएगा, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे करते थे ना। तो ये 20% इंटरिम बोनस है 2022 का, 22 का इंटरिम तो आना है, 15% फाइनल है, ये नहीं आएगा, 22 का फाइनल तो 23 में जाना था। आगे कहता है 5% इंटरिम 21 का, वो तो हमारे पास जगह ही नहीं है, क्या ख्याल है? 21 का इंटरिम तो 21 में आता है, हम 22 में खड़े हैं, वैसे ही है। और फाइनल डिविडेंड ऑफ 21 ये हमारे साल में आना है, तो ये नंबर 1, तो ये दोनों डिविडेंड आने थे, बाकी दोनों नहीं लेने थे, ठीक है जी। चले तो चलाते हैं जी काम। अब ट्रेड अंदर पेबल्स फिलहाल डायरेक्ट नहीं जा सकते, जब एडजस्टमेंट में आएंगे तो फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट भी पढ़ लेंगे, बहरहाल डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। उसके लिए तो अब मजबूरी है, फिलहाल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नंबर 6 एडजस्टमेंट में हमने लिखा ट्रेड एंड, माना कि इसमें इंटरेस्ट पेएबल नहीं छुपा हुआ, लेकिन एक व्हीकल का पेएबल तो छुपा हुआ है ना, तो उसको भी तो निकालना है, ये भी हमने सीखा हुआ था। वो क्वालिटी एंटरप्राइजेज कहाँ याद करोगे इसको, हर जगह आपकी हेल्प कर रहा है, हर सवाल में हेल्प कर रहा है, और मैंने दूसरे दिन ही करा दिया था, ताकि जेड़ा औखा सौखा होना है स्टार्ट चाहिए हो लो, हर रोज़ फिर उसको देखो, चीज़ को हर सवाल में देखो, ठीक है। तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो रिकरिंग नेचर की होती है, हर सवाल में आ रही होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिखना है जी, क्योंकि बैलेंस शीट से तो डाटा उठाना ही है ना हमने, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन ट्रेड अदर पेबल्स कितने थे जी? 142 और 160 और 160, ठीक है जी। इनको पाक साफ कर लेंगे और उसके बाद यहीं पर ही मैं करीब में ही एक लेजर बना देता हूं, जो क्योंकि पेएबल में आना है तो मैं ज़रा प्लानिंग कर रहा हूं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से करने की, बस चलाई रखें, जैसे लेजर बनते जाए मैं ज़रा सामने नज़र आ जाए, इसलिए इस तरह से कर दिया करता हूँ, ठीक है। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, ये भी वर्किंग कैपिटल आइटम ही है, तो इसको डायरेक्ट ले जाएं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है हम पर लायबिलिटी, हमने एडवांस लिया है और हमने इसके अगेंस्ट फ्यूचर में गुड्स डिलीवर करनी है, ठीक है। अच्छा, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज आ लायबिलिटी। देखते हैं अब क्या हो रहा है इसके साथ, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए ये बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश पे होगा, कैश डेबिट कितने से 34 ओ सॉरी, ठीक हो गया जी। चलो, लायबिलिटी साइड इज ओवर।
एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग अलग है, व्हीकल्स अलग हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम भी अलग ही बना लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 8 लैंड एंड बिल्डिंग्स, लेकिन है क्या चीज़, कॉस्ट या बुक वैल्यू? सवाल ने तो नहीं लिखा हुआ। एक्यूमुलेटिव फेस पे नज़र नहीं आ रही। और प्रोफेशनल बैलेंस शीट्स ऐसी ही होती हैं, ठीक है, उनके अंदर नोट बनता है पीपीई का, जो आपने बनाना सीखा भी हुआ, ठीक है। आप क्लास में आए थे तो बोर्ड साफ था? अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गए, वरना आपको नज़र आता बैलेंस शीट जो FR2 में अपने बनानी है। उसमें आपको बुक वैल्यू, वही बात जो बताया जाता था कि पीपीई के नोट से बुक वैल्यू निकल कर फेस पे जानी है। जो डिटेल्स हैं, एक्यूमुलेशन, कॉस्ट, हर चीज़ अलग अलग, हर चीज़ अलग अलग, ठीक है, वो नोट के अंदर। जिसने देखना है नोट में जाए, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अगर है तो एक्यूमुलेशन भी होनी चाहिए थी अगर ये कॉस्ट पे होता, और अगर नहीं है फेस पे तो मतलब डेप्रीसिएशन इसी को चार्ज हुई है। तो फिर ये पक्की बात है किस पे पड़े हुए हैं, बुक वैल्यू पर। लैंड बिल्डिंग बुक वैल्यू है, व्हीकल्स की भी बुक वैल्यू, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो है। अच्छा, बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन वो बता रहा है, लेकिन व्हीकल्स की उसने नहीं बताई। कोई बात नहीं, वो भी निकल आएगी, ठीक है। चले, तो ये दोनों लेजर्स बना लेते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग। भाई लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर इकट्ठा होता है, किसी के दिल में मेरे ख्याल में बात आई है और थोड़ा सा बोला भी है। लैंड पे डेप्रीसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट तो इकट्ठा ही होता है। जब डेप्रीसिएशन निकालने लगते हैं, मेरे ख्याल में सवेरे ही सवाल किया है, ठीक है, उसके अंदर जो लैंड था वही फिक्स एसेट के अकाउंट में पड़ा था, उसको डेप्रिसिएट नहीं किया था, ओपनिंग को किया था। और अब ओपनिंग के बारे में उसने बताया नहीं था कि उसमें कोई लैंड है या नहीं है, तो हमने अज्यूम यही किया था कि उसमें नहीं है, पहली बार ही लिया होगा लैंड, ठीक है ना जी। अगर ओपनिंग में होता तो डिटेल बताता, ओपनिंग बैलेंस में, जैसे उससे पहले एक बार गोल्फ क्लब वाले में बताया था उसने कि जी कि इतना पोर्शन 360-40 जैसे उसने कहा, तो वो फिर खुद बता देता। ओके, तो फिक्स एसेट के अकाउंट में लैंड पड़ा होता है, पीपीई का ही हिस्सा है। डेप्रिसिएशन करते हुए लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है जी। चाह पीसो, कभी ना भी कराया करो। कोई जूस वाले हाथ खड़ा करें, जूस वाले ऊंचा हाथ खड़ा करें, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखना नहीं, वो देखने वालों ने देख के चला जाना है। ऊंचा हाथ खड़ा करें। ओके, हैं नेस्ले वाला जूस होगा, हैं, हाँ वही होगा एक, बस सिर्फ, बाकी सब चाय वाले, चाय दूध वाली वो जो होती है, टी बैग वाली नहीं, ठीक है। अच्छा बस ठीक है, पानी भी ना हो उसमें यार, सवाल कर लें, कॉफ़ी नहीं मिलती ऊपर से, बाद में मेरे से पैसे लेके चले जाना, ठीक है। अच्छा जी, बस इसी को एक ऑफर दी, सारे ना आ जाना हूँ इकट्ठे हो, इन में निकले नहीं मेरे को जी। लैंड बिल्डिंग हो गया 526 और 748, 526, चलो काफ़ी है जगह। वैसे क्या इसमें डिस्पोजल है यार, थोड़ा सा इनको ना खुली डुली जगह दे देते हैं, फिर बाद में ऐसे वक्त पड़ा उन्हें। क्लोजिंग 748, उसके बाद व्हीकल्स हैं, ओपनिंग 96, क्लोजिंग 118। इन्वेंटोरीज भी आज सही सलामत नहीं है, ठीक है। तो नंबर 10, हाँ बेड पे हैं आज ये भी, इन बेड नंबर 10 पे इन्वेंटोरीज क्लोजिंग। वैसे तो इन्हें वर्किंग कैपिटल में हमने ले जाना था, लेकिन लग गई नज़र इसको भी, आज तक कभी इसको कुछ नहीं करना पड़ा था, लग गई नज़र इसको भी, ये भी आज बीमार पड़ गई। कोई बात नहीं, हाँ एज पर डॉक्टर, मर्ज क्या है, फिर उसका इलाज माइनस कर देंगे ना, तो इलाज बगैर जी 444 और 365। अगर मेरा नाम डॉक्टर रखा, तुम लोग डिस्पेंसर हो फिर सारे। नेक्स्ट, ट्रेड अंडर पेबल रिसीवेबल्स, इनको भी एक एडजस्टमेंट हिट कर रही है। इनको कहाँ ले जाऊँ आपको, उधर बोर्ड भी कोई नहीं है, चलो वो भी उन्होंने ला छड़िया से नीचे, इसलिए नहीं बना रहा। इन्वेंट्रीज में तो गालिबन उसने वर्क इन प्रोसेस, हाँ उसका भी तो लेजर बनाना ही है, तो चलो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इन्वेंट्रीज को भी वहाँ से उठा लेते हैं, इन्वेंट्रीज को भी वहाँ से चक लेते हैं। वर्किंग नंबर कौन सी है, 10, वर्किंग नंबर 10, इन्वेंट्रीज
ज़रा पिक्चर पूरी आ जाएगी ना सामने, इसके साथ जो एडजस्टमेंट के बाद लेजर बनना है वो भी करीब आ जाएगा। फिर मैं ऐसे कर दूंगा, फिर पिक्चर ले लेना, ठीक है जी। इन्वेंट्रीज क्लोजिंग और ओपनिंग जी, एज पर क्वेश्चन 444 आपने लिखवाया था अभी, और 365। उसके बाद जो गड़बड़ेशन होगी वो यहाँ पर उसका लेजर बना लेंगे। उसके बाद नंबर 12 है, ये है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ऐसे ही किया था सवाल पर्चे में, क्लोजिंग और ओपनिंग एज पर क्वेश्चन 185 और 212। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंसेस 111 और 73। चल भाई, कोई डिस्पोजल आया तो यहाँ बना लेंगे, ठीक है जी। कैश एंड बैंक, ओपनिंग, क्लोजिंग, बैलेंस शीट इज डन, डन। लेकिन ना कहीं से प्रॉफिट नहीं नज़र आया मुझे, अभी तक मिला नहीं। क्या वो देख लेंगे, कोई नहीं, हो सकता है ट्रेन हो ना कहीं और से निकले, अल्लाह खैर करेगा, अभी तो नहीं। बोलो। हाँ, किस पे? अभी तक तो इररिलेवेंट है ये बात, चलने दें, सवाल पूरा कर लें, ठीक है यार। देखो ये फॉर द ईयर फिगर है, इसके अंदर जब प्रॉफिट सही हुआ तो सही प्रॉफिट को ही यूज़ कर लोगे, उसका इम्पैक्ट खुद ब खुद निकल जाता है, ठीक है। बाकी मज़ीद बात इस पे कर लेंगे। आपको रेक्टिफिकेशन का रेक्टिफिकेशन का तरीका मैंने बता दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं ना, उन्हीं से ये कैश फ्लो बनती है। तो जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वैसी कैश फ्लो बन जाएगी, तो वो रीस्टेटमेंट भी आ जाएगी। लेकिन आपने आई सेट अप्लाई नहीं करना है इसके ऊपर, फिलहाल बिल्कुल छोड़ दें। तरीका मैं आपको बता दूँ, वजह मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करें मेरे ख्याल से। ड्यूरिंग द ईयर land and building were revalued for the first time, resulting in a surplus of 150 and incremental depreciation of 15। धोखा ना खा जाते कहीं हम 135 से। हम ये समझ रहे थे, ये एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले क्या समझ रहे थे? देखो आसान बातें हैं, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो फिर क्या मसला है, ठीक है। धोखा क्या हो सकता था? हम समझ रहे थे जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं पड़ी थी कि इस साल रिवैल्यूएशन हुई है, 135 का सरप्लस आया है। सवाल ने कहा सबर और को सरप्लस 150 का आया है, और साल के एंड पे इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफ़र 15 हुई है, इस वजह से बकाया सरप्लस क्लोजिंग जो है वो 135 है। तो ये दोनों को भी पोस्ट करते हैं। पहले तो 150 का सरप्लस आया, उसकी एंट्री कराओ। किस पे आया सरप्लस? लैंड एंड बिल्डिंग पे सरप्लस आया। कितना आया है? 150 का। तो ये 150 से एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। यहाँ पे आपने लिख दिया जी लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पे आपने लिख दिया रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक हो गया? समझ आइए बात? 150 सरप्लस ऑफ 150 एंड रिजल्टिंग इन अ सरप्लस ऑफ 150, सरप्लस आया, ठीक है। एंड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹15। अब अज्यूम यही करेंगे, साल के पहले दिन रीवैल्यू हुआ होगा, साल के एंड पे फिर कुछ डेप्रिसिएशन आई होगी जिसमें कुछ इंक्रीमेंटल भी होगी, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब कोई सोचने वाला ये सोचेगा लैंड की तो रीवैल्यू सरप्लस ट्रांसफ़र ही नहीं होता था, लैंड पोर्शन किया भी नहीं होगा। खुद से नहीं खुद को मुसीबत में डाल लेना, सिर्फ बिल्डिंग की डेप्शन निकली होगी और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के हिसाब से ही उसका इंक्रीमेंटल, तो उन्होंने हो सकता है अलग अलग रखा हो कैलकुलेशन करते हो। हमें इससे क्या, हमें तो आम मिल रहे हैं, पुटलियाँ क्यों गिने, ठीक है। चलो जी, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र हुआ करती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये है जी ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू। वो शुरू में जब रीवैल्यूएशन शुरू की थी 10वें 12वें लेक्चर में, तो ये एंट्री सीखी थी, तब लेजर बनाते थे, तो ये एंट्री यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऐसे नज़र भी आती थी। वही काम है। अब देखो आज इतने आगे बढ़ गए हो आप कि आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तजुर्बा, आदत पड़ गई, बैक ऑफ द माइंड ये बैठ चुकी हैं चीज़ें अब।
जो पढ़ा हुआ है सब आता है आपको। ये जो फजूल बातें आजकल बच्चे इन दिनों में ना इस किस्म के बच्चे आ रहे होते हैं, सर कुछ नहीं आता सर, जो IPP है तो सर IS-20 होता क्या था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सा स्टैंडर्ड था, साथ वाले से पूछ रहे थे, बोरिंग कॉस्ट अल्लाह माफ़ करे वो तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब आता है भाई। ये नेचुरल है, 3-3.5 महीने पढ़ी हुई चीज़ अब नहीं याद। जस्ट ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अभी वाले तो साथ साथ पढ़ रहे हो ना, जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे आप जिस तरह से टॉपिक पढ़े तो उसी तरह से रिवीजन शुरू करोगे। जैसे ही करोगे वो टॉपिक आपका एकदम से तैयार हो जाएगा। फिर आप मॉक के लिए तैयार कर रहे हो, फिर उसके बाद एक बार पेपर के दोबारा रिवीजन करोगे तो पर्चे में बैठते हुए सब चीज़ें आपकी करंट नॉलेज में होंगी इंशाल्लाह। तो ये फजूल की चीज़ें सोचकर खुद को परेशान नहीं करना, ये खाम का कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली बातें हैं। सब कुछ आपको आता है, पास पेपर नीचे तो हम चले ही नहीं थे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते कोई एक शादो नादिर सवाल ही किए हैं, पास पेपर वो भी रीसेंट अटेम्प्ट का अक्सर मैं आपको टेस्ट में दे देता था, आप खुद ही करके पास हो रहे थे। तो वही टॉपिक्स हैं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। ओके सही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी सुनो, ये बैलेंस हो गया, वैसे बता रहा हूँ उसमें कोई बैलेंस की फिगर नहीं निकलनी। चलो जी आगे चलते हैं। पॉइंट 1 इज़ ओवर, पॉइंट 1 इज़ ओवर। ये सिर्फ डिस्कशन भी ज़बानी हो सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि ये मेरी अब कैश फ्लो की रिवीजन है। इसके बाद हो सकता है मैं कैश फ्लो के MCQs की बात शुरू कर दूँ टाइम बच के एंड पे, तो ठीक है ना। नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अमाउंटेड टू 70। 1 मिनट, आगे भी कोई बात थी यार, बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट हुई है ड्यूरिंग द ईयर। ओए होए 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 होए, इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल कितना है 48, एक ये बात कर रहा है। अच्छा ये डेप्रिसिएशन है, शुक्र है, मैं डर गया, ऐसे ही ज़रा बताया आपको, मैं डर गया कि कहीं इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और नीचे कोई बता रहा है कि इतना कैपिटलाइज हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो डेप्रिसिएशन थी। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन तो अलग थलग है बोरिंग कॉस्ट से। बोरिंग कॉस्ट अप्लाई होता था, एसेट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें ऐड हो जाता था, जब एसेट कंप्लीट हो जाता था उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती थी जैसे नॉर्मल होती है। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और जो बोरिंग कॉस्ट वाला है इसका आपस में कोई ऐसे ताल्लुक नहीं था। हाँ ये ताल्लुक ज़रूर था कि इंटरेस्ट जो क्वालिफाइंग एसेट वाला होता था, IS-23 की रिवीजन में चल रही, क्वालिफाइंग एसेट वाला इंटरेस्ट होता था वो एसिडी कॉस्ट में ऐड होता था और फिर डेप्रिसिएशन के ज़रिए से एक्सपेंस आउट होता था, ठीक है ना। तो चलो जी, ये तो सिंपल वाली एडजस्टमेंट थी, तिलों वाली नहीं थी, सादा है। 72 की डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग से रिलेटेड, जो कि तरतीब कैश फ्लो की तरतीब डबल एंट्री नहीं चलती थी, कैश फ्लो की तरतीब होती थी, हम पहले लेजर में लिखते थे, फिर याद है ना, तो तरह थोड़ी सी वो ईजी होती है रूटीन, ठीक है ना। मैं भी अब जा रहा था डबल एंट्री करने, क्योंकि अभी सुबह इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल किया ना, तो एक्सपेंस डेबिट डेबिट नहीं, वो तो बन चुका हुआ था, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से ना ये पढ़ना चाहिए। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना 75 नहीं था 72, ये लिख लिया लेजर में जहां उन्होंने लिखा होगा। अब यहां पे आए भाई, PBT तक आते आते ऐड हो चुका होगा, हम क्या कर देंगे लेस डेप्रीसिएशन। अच्छा ठीक है, हमें सारा याद है, ओके। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, वर्किंग नंबर नहीं वर्किंग नहीं गिवन था, बस ये लिख दो कि ये बिल्डिंग की आज अलग है ना, ठीक है 75। अभी दूसरे की भी निकलेगी, पता नहीं ये 5 क्यों आ रहा है, इस क्लास में आके ऐसा ही होता है, ऐसा है ना। असल में दिमाग अपनी तौर पे कह चुका होता है लो जी डे एंड, यहाँ पे आके बताता है ओहो डे नॉट एंड। हाँ मेरे लिए भी यार मुँह आना, वैसे अच्छी चाय थी, मैंने उस दिन पी, अब आपके साथ ही पीऊँगा, वैसे पी के भी आ रहा हूँ, फिर पीऊँगा वो बड़ी मजे का। जो तुमने देख लिया, तुम गिनते रहते हो, तो मेरे नवाले गिनते रहते हो, मैं यही कह रहा हूँ मैं पी के आया हूँ चाहे, फिर पीऊँगा आप लोगों के साथ, कोई मसला है इसमें। भाई जगह मैं चाय पीने गया, वहाँ लिखा हुआ था ब्लड ग्रुप क्या है जी, T पॉजिटिव, चाय ज़्यादा पीता होगा बंदा, ठीक है जी। अच्छा भाई पॉइंट 2 हो गया, जितना होना था उसका हो चुका है, ठीक है, T पॉजिटिव वालों। नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर, चलो 2 ही डिस्पोजल हैं, शुक्र है। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग BV ऑफ 8 वर सोल्ड फॉर 11, रिसीव्ड इन कैश। लो सुबहान अल्लाह, ये कोई
ये कोई एडजस्टमेंट है? ये तो मुफ्त के नंबर है। नंबर कहाँ तक पहुंचे हुए थे हम? वर्किंग नंबर कहाँ तक पहुंची हुई है? 12 हो गई है ना, 13 भी इसके नीचे ही बनेगी। ट्रेड अगर रिसीवर को क्या चीज़ हिट कर रही थी? यही वाली। अच्छा, तो फिर इसके तो नीचे वहीं पर ही करना पड़ेगा ये डिस्पोजल अकाउंट, वहाँ पे रिसीवेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। वो अकाउंट जो मैं ज़बरदस्ती बनाता था, याद करो, मैं कहता था खैर है इसके बगैर भी काम चल जाएगा, तो अब मैं बना के फिर कार्ड भी दूंगा आज। ठीक है ना। नंबर 13, यहाँ पे एक अजीबोगरीब सा अकाउंट बनेगा जो ओपनिंग पे होगा क्लोजिंग पे नहीं होगा, या क्लोजिंग पे होगा ओपनिंग पे नहीं होगा, वैसे दोनों जगह भी हो सकता है। खैर, यानी कि हम अपने डिस्पोजल अकाउंट अपने उधर ही बनाएंगे जहाँ बनता है, यहाँ पे जगह कोई नहीं है इसकी। ठीक है। अच्छा, 14 नंबर वर्किंग, ये इधर बना लें। कौन से डिस्पोजल में ज़्यादा डिटेल? ये आसान है, ये यहीं पे, यहाँ पे यही जाने में। ठीक है, 12 14, एक नहीं एक और भी है, अगला भी है बेटा, पर्चा दिया था। अच्छा, ओ इधर ही बना लेते फिर। चलो, अब नहीं, एक दफ़ा मिटा के फिर बना चुका हूँ डिस्पोजल। लो भाई, ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 वर सोल्ड। व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू नहीं, डिस्पोजल लिख के फिर लिखो बुक वैल्यू। डिस्पोजल की बीवी कितनी है? 8। यहां से क्रेडिट करके यहां डेबिट कर दो। क्या हुआ? नहीं, क्या मतलब, क्या मसला क्या है आप लोगों के साथ? किसको जन्नत में जगह दिलवा है? अच्छा, तुमने भी कल को ये कहना है यार तू उत्थे भी होएंगी। बस इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ अरसे में तुम भी कहोगे उसको। अच्छा, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 वर सोल्ड फॉर 11, और वो रिसीव हो गया है इन कैश। तो कैश आ गया है 11 का, और गेन आया 3 का। बोलो, और ये लेजर खत्म। अब हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, गेन भी और कैश भी। गेन यहाँ पे आते आते लेस हो चुका है, ऐड करेंगे। ओके, गेन ऑन डिस्पोजल, लेकिन ये आज हमने वर्किंग में निकाला है बच्चों। 14 में 3 है, 3। ठीक है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल प्रोसीड्स, अच्छा चलो एक ही बात होती है, सेल प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, एक ही बात है, वर्किंग नहीं है। सवाल में गिवन था 11 पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, ऊपर नहीं लिखा मैंने रुपीज इन मिलियन, लिखो। तुमने पर्चा पास करना है अभी, कहता मैंने भी नहीं लिखा। तुम्हें देख के तो मुझे याद आया, मैं कहने लगा था यार तुमने नहीं लिखा, फिर मैंने कहा पहले अपने गरेबान में तो झांक लो मैर जी। शाम वाली क्लास है ना, रिलैक्स मोड, सवाल पूरा नहीं करना, एक्स्ट्रा क्लास, रिवीजन क्लास, टेस्ट, कुछ भी कह लें इसको, इसमें प्रेशर नहीं होता। सुबह वाली क्लास में तो सबसे बड़ा प्रेशर तो नान साहब को होता है, सवाल पूरा ना आया उन्होंने एंज मुंह खोल के सर उन्हें ऐसे करना है। आज आ गए थे दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास वाले कौन कौन बैठे हैं? बहुत कम होंगे। देखो सुबह वाले जरा हाथ खड़ा करें, सुबहान अल्लाह। सुबह वाले ये मेरे ताबेदार फरमाबरदार बच्चे, अल्लाह इनको पास करे, दूसरों को भी करे। बददुआ नहीं दे सकता उस्ताद किसी को, ऐसे माँ बाप को भी ना कहा करो। वो तो वड्डा भाई तो तुहानू चंगा ही बड़ा लगता है। अम्मा बेचारी कहती पुत्र गुड़ दी कोई जगह कौड़ी भी होंगी है। नहीं नहीं, बातें हैं माँ बाप की, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फर्दर
सेल प्रोसीड ऑफ 6 मिलियन ऑफ अनदर व्हीकल जिसकी बुक वैल्यू 7 थी, जो मई 2021 में है। हाँ तो 21 शुरू साल तो शुरू तो 21 में हुआ होगा, साल हमारा शुरू तो 21 में हुआ होगा। यकम जुलाई 21 से शुरू हुआ था, ये तो उससे भी पुरानी बात है। चलो, यानी कि ये डिस्पोजल पिछले साल का है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो गेन या लॉस होगा, ठीक है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, वो पिछले साल में रिकॉर्ड हो गया होगा। ठहर जाओ, पैसों की मैं बात की है मैंने, गेन लॉस में लफ्ज़ क्या बोला है, गेन लॉस। तो गेन लॉस बुक वैल्यू को कंपेयर करके निकालना था ना, मैंने कहा इसको साइड पे कर दो, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इसके कैश से भी कोई सरोकार नहीं होता। अगर पिछले साल पैसे भी आ गए होते। मसला क्या हुआ, मसला कहता है वो कि बिका था ये 6 मिलियन का 21 में, लेकिन पैसे आए हमारे साल अगस्त 21 में, जुलाई के बाद, ठीक है। टाइम लाइन बनाने की तो मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं सेल हुआ था, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा साल है 2022, जो 30 यकम जुलाई से 30 जून वाला है, ठीक है ना। समझ आई है? किसी को समझ ना आई हो तो मैं डेट्स लिख देता हूँ, टाइम लाइन सबको आगे समझ ना समझ आया तो खुला टाइम है, 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, बार बार ना पूछो प्लीज़। अब जी इसका मतलब ये है कि हमारे साल के शुरू में एक रिसीवेबल फॉर पीपीई ऐसे ही बनाते थे ना, यही लिखते थे ना। ये ओपनिंग में था 6 था कि नहीं था, 6 ओपनिंग में था ना। यकम जुलाई पे ये ओपनिंग में रिसीवेबल था, यकम जुलाई 21 पे रिसीवेबल था। मुझे लगता है कुछ शक्लें देखकर मुझे ये बना लेनी चाहिए टाइम लाइन, ठीक है। चुप कर जाओ। यकम जुलाई 21 से 30 जून 22 ये हमारा साल है। वो कहता है जी मई 21 में ये एसेट बिका था, तो यहाँ पर ये सोल्ड हुआ था, तो हमारे साल का डिस्पोजल तो नहीं है, हमें इससे कोई सरोकार ना होता अगर इसके पैसे भी आ गए होते। लेकिन वो कहता है कि 6 मिलियन की सेल प्रोसीड्स वाला एक एसेट बिकने के पैसे 6 मिलियन आने थे, यानी इतने का बिका था, लेकिन जो सेल प्रोसीड्स थी वो रिसीव हुई हैं अगस्त में, यानी कि यहाँ कहीं पर आकर, ठीक है, कैश रिसीव हुआ है। अब मसला ये है कि इधर सेल तो हो गया था, तो हमारे साल के पहले दिन ये रिसीवेबल बुक किया होगा उन्होंने कि नहीं किया होगा, ये इतनी सी बात मैं कह रहा था, ठीक है ना। तो ये 6 मिलियन यकम जुलाई पर रिसीवेबल था, यकम जुलाई 21 पर ब्रॉड डाउन 6 है। हाँ डेबिट साइड पे पेबल नहीं है, सॉरी। यकम जुलाई, आप इतनी देर से यही सोच रहे थे, आई एम सॉरी। यकम जुलाई 21 पर बीडी, तो बीडी सोच रहे थे, बीवी सोच रहे थे जी, 6। अब साल के दौरान ही ये पैसे रिसीव हो गए। जब पैसे रिसीव हुए तो उसकी एंट्री हुई कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये कैश का डेबिट होना, हम कभी भी कैश फ्लो में नहीं दिखाते, क्योंकि कैश का डेबिट होना कैश के लेजर में होता है, और कैश के क्लोजिंग में इसका असर आया पड़ा होता है, डेबिट का भी क्रेडिट का भी। कैश बढ़ा या कैश कम हुआ दौरान साल, उसका असर क्लोजिंग में तो पड़ जाता है ना, इसलिए डबल एंट्री नहीं दिखाते, क्योंकि कैश हमने क्लोजिंग लिया होता है, ठीक है ना। तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो 30 जून पे हमारे साल के आखिरी दिन 30 जून 22 पर कितना कैरी डाउन है जी, कोई कैरी डाउन नहीं बचा, ठीक है। अब लेकिन ओपनिंग में तो रिसीवेबल था कि नहीं था, यानी पिछले साल की जो बैलेंस शीट गिवन है 2021 वाली, उसमें रिसीवेबल होना चाहिए था, नज़र नहीं आ रहा, तो फिर नॉर्मल बात यही है, इन्वेंट्रीज में पड़ा होगा। नहीं, नॉर्मल बात ये नहीं है, ये अब नॉर्मल बात है जो हमने की। नॉर्मल ये है कि रिसीवेबल है तो रिसीवेबल्स में पड़ा होगा इन केस ऑफ खामोशी, ओके। तो फिर आज थोड़ा सा ट्विस्ट ये मारा आई कैप ने कि आज तक क्लोजिंग में कुछ चीज़ होती थी जो निकालनी पड़ती थी, आज उसने ओपनिंग में डाल दी। ट्रीटमेंट तो नहीं बदला, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। तो ओपनिंग में 6 था, नहीं होना चाहिए था, यहाँ से निकालो, लेजर बनाओ। मैंने पहले ही बना लेता हूँ, मैं इस तरह का लेजर पहले ही बना लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्लोजिंग में कुछ भी नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया रिसीवेबल फॉर पीपीई,
ओके, तो यहाँ पे पाक साफ इलाज शुदा कितना आ गया जी, रिसीवेबल 179 और क्लोजिंग रिसीवेबल 200। अब इनको पकड़ो और पकड़ के ले आओ। हाँ भाई, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ, ये एसेट है, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए एसेट है, कम हो रहा है, तो नाम क्या है इसका? ट्रेड नहीं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स। परेशान कर दिया आपने मुझे, फिर तो मुझे सोचना पड़ना था डेटर्स में कहाँ से आ गया। ट्रेड भी रिसीवेबल्स भी इसी में, अदर रिसीवेबल्स भी इसी में है, ठीक है। तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अब एक मिनट, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आते हुए बढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये किसी सवाल में क्या मतलब, किसी वर्किंग में किया हमने, वर्किंग में किया है, वर्किंग 12 के अंदर हमने ये काम किया हुआ है। तो वर्किंग 12, अब बताओ क्या हो रहा है जी, क्या हुआ? कम हुआ, बढ़ा? एसेट बढ़े तो दूसरा इंपैक्ट कैश में कितने से? 33, ठीक है, डन। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। ये भी बताया था आपको कि ये एडवांस देना, कस्टमर्स से एडवांस लेना, सप्लायर को एडवांस देना, उधार पे चीज़ें बेचना, उधार पे चीज़ें लेना, ये बिजली के बिल पेएबल होना, ये रेंट प्रीपेड होना, ये सब हमारी नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट, ये चीज़ें होती हैं। फिक्स एसेट ये कभी कभार होने वाला काम है। अगर ये खुदा ना खास्ता आ जाए तो इसको कभी भी वर्किंग कैपिटल आइटम में नहीं जाने देते। पड़ा हो तो निकाल लेते हैं, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे टैक्स है, ठीक है, चाहे डिविडेंड है छुपा पड़ा है, चाहे इस तरह से फिक्स एसेट का रिसीवेबल है या पेएबल है, इनको नहीं वर्किंग कैपिटल आइटम में जाने देते, यही करते थे, ठीक है। तो अच्छी एडजस्टमेंट थी, आई लाइक्ड इट, अलाउड। चलें आगे। भाई यार, वैसे ये मैं ना अगली बार सोच रहा हूँ, अब इस बार तो नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से अनाउंस हो गया, अगली बार ना FAR 1 की क्लास बंदा आखिरी रखे, बच्चे की उसके बाद कोई क्लास ना हो। ओए पढ़ी जाओ, टेंशन ही कोई नहीं है, गपशप भी लगा हुआ है। हाँ, रोज़ा भी होगा, नहीं अभी तो गुजर गया ना, अभी तो बुलेट फायर हो चुका है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो जी, 4 पढ़ो जी, 3 हो गया। व्हीकल 3.3 हो गया जी, को मसला तो नहीं है ना, चले आगे ना। 4 व्हीकल कॉस्टिंग 51 मिलियन वर परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ विच 12 इज स्टिल अनपेड। एंट्री वैसे तो छोटी सी डायरेक्ट कर लोगे सवाल के अंदर, पर्चे के अंदर, तो इसकी एंट्री आप करोगे, व्हीकल है, व्हीकल डेबिट, कितने का व्हीकल है? 51 का। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ विच 12 मिलियन इज स्टिल अनपेड, मतलब कैश कितना पे हो गया? पेएबल तो वो कह रहे हैं 12 है, बाकी 39। ये एंट्री डायरेक्ट भी अब आप चला सकते हो। व्हीकल को करो 51 से डेबिट, मैं डायरेक्ट तरीका ही बता रहा हूँ ना। व्हीकल को करो 51 से डेबिट और कैश फ्लो में आउटफ्लो लिखो 39 का, एडिशन का, ठीक है, कैश फ्लो और बाकी पेएबल। और वो पेएबल फेस पे नज़र ना आए तो फिर ढूंढो कहाँ छुपा पड़ा है। लेकिन चूँकि आप माशाल्लाह से अभी तो सीखने वाले हैं, इसलिए आपको मैं सिखाऊंगा यहीं पर। ये एडजस्टमेंट तो वहाँ पे जगह बना के आए हैं, उसको वहीं पे ले जाते हैं, ठीक है। तो 51, व्हीकल कॉस्टिंग 51, व्हीकल कॉस्टिंग 51, एसेट का एडिशन तो बनता है 51 का। लेकिन कैश फ्लो में ये डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर तकलीफ होगी तो मैं इनको तोड़ के भी लिखने को तैयार हूँ, ठीक है ना। एडिशन दोनों ही हैं, एक एडिशन जो है उसके अगेंस्ट कैश है, दूसरे के मतलब एडिशन है एक ही, लेकिन उसके रुख दो है ना। 51 का एसेट है, 12 कैश नहीं आया और बाकी 39 का कैश आ गया। तो कैश फ्लो में आउटफ्लो तो नेगेटिव 39 ही होना चाहिए ना, 51 तो नहीं होना चाहिए। मैं तोड़ के भी एंट्री कर दूंगा, फिलहाल मुझे एक दफ़ा करने दो, जैसे आपको आसान पर्चे में लगता है, ठीक है, वो करना है, फिर तोड़ के भी कर देता हूँ। तो एडिशन कितना है, मैंने यहाँ पे लिख के क्या दिया, एडिशन, ये हो गया व्हीकल डेबिट। लेकिन कैश क्रेडिट दौरान साल कितना हुआ है, तो एडिशन, यार ये कैश एक और भी आया था, वो सेल प्रोसीड तो नहीं है, वो रिसीवेबल था, उसकी जगह छोड़ दो रहा, ठीक है, वो मैं भूल गया हूँ। एडिशन इन व्हीकल, लेकिन बच्चों 51 सारा एडिशन नहीं है,
51 में से अभी तक 12 नहीं आया, तो फिर कितना आया हुआ है, तो कितना गया हुआ है 39। ठीक है, अब ये तो है शॉर्टकट तरीका। ठीक है, साथ ही पेएबल का लेजर भी बना लो। यहाँ पे मैंने लिख दिया पेएबल फॉर व्हीकल, जिसको पेएबल फॉर पीपी कहते थे, पेएबल फॉर व्हीकल। साल के शुरू में कोई पेएबल कोई नहीं था, सवाल ने नहीं बताया, लेकिन साल के एंड पे एक एंट्री पड़ी, आपको ना एंट्री नज़र नहीं आ रही, इसलिए देखो मैं ये ऑप्शन 1 को काट रहा हूँ, जो आज तक सिखाया था यहाँ पे आज उसको काट रहा हूँ। ठीक है, मैं टोटल, हाँ समझ आ रही है आपको, डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं अपने जैसे को समझा रहा होता हूँ। ठीक है, जिनको समझ ना आ रही हो, ये एंट्री अलग अलग तोड़ के करते हैं। व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट 39, व्हीकल डेबिट पेएबल क्रेडिट 12। ठीक है, तो व्हीकल तो फिर भी डेबिट कितने से हो जाएगा 52 से। ठीक है, तो इस तरह से 51 वटेवर। ठीक है, ताकि कैश की फिगर सही हो जाए। चलो लाओ जी, बताओ जी, व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट कितना है 39, व्हीकल डेबिट पेएबल फॉर व्हीकल क्रेडिट कितना है 12। 11 करा रहे थे तुम, फिर बदतमीज जी। भाई सही है। अब देखो तो ये कैश कहाँ चला गया, कैश फ्लो में, सही होगी हमारी फिगर। और इस पेएबल की एंट्री हमने यहाँ पर करनी थी, वो समझ नहीं आनी, तो व्हीकल डेबिट पेएबल फॉर व्हीकल क्रेडिट, जैसे आज तक करवाया था 2-3 एडजस्टमेंट्स में इस सवाल को। अब सही है, लेकिन ये लॉन्ग कट है, शॉर्टकट क्या था, यहाँ पर लिखो 51, 39 ले जाओ कैश फ्लो में, 12 लिख दो यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा जरा दोनों नजर आ जाएं अलग अलग। ओके, एसेट डेबिट 51 से ही हुआ है बच्चों, सिर्फ उसके रुख दो थे। ठीक है, कुछ कैश पे किया था, कुछ पेएबल, तो कैश डेबिट व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट 39, व्हीकल डेबिट पेएबल क्रेडिट 12। ठीक हो गया, सही है। कैश फ्लो में जो जाना था वो सही चला गया। इसका अब थोड़ा सा मसला है, आप चेक कर लो, बैलेंसिंग फिगर यही आ रही है, ओपनिंग 0 क्लोजिंग 12, तो क्लोजिंग में एक 12 रुपए का पेएबल है, अगर है तो कहाँ है, हमें कहीं लायबिलिटीज में नजर नहीं आया, तो वो फिर ट्रेड एंड अदर, ये अदर पेएबल्स में कहीं हर चीजें क्लब हुई पड़ी होती है ना, यहां कहीं छुप गया। ठीक है, तो ये इसमें शामिल हुआ पड़ा है, इसमें से निकाल दो। बेड नंबर 6 के मरीज का मर्ज भी पता लग गया हमें, इसमें से लेस कीजिए पेएबल फॉर व्हीकल, ये लेजर बनाओ या वैसे डायरेक्ट कर लो, ये काम डायरेक्ट भी हो सकता है। ये तो आपको समझाने के लिए बात इतनी बार खोल कर बयान भी की थी और फिर दोबारा कर भी देता हूँ ऐसे, वरना कोई ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको लिख लो, इसको लिख के देखो, ओपनिंग में कोई पेएबल नहीं था, क्लोजिंग में है, तो क्लोजिंग में से उस पेएबल को माइनस कर दो, वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सको तो करो, वर्किंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, 142 और 148। ठीक है जी, अब ये ठीक है जी। अब भाई साहब को ले जाओ घर, इनका घर है वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ठीक है, तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, वर्किंग नंबर 6 में से। अच्छा अब बताओ, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़े तो दूसरा इंपैक्ट कैश को कर दो डेबिट 6 से। ठीक है बच्चों, चलो ये मैंने ये ऑप्शन भी लिख कर काट दिया, और वहाँ पर मैंने फिर उसको ब्रैकेट में लिखा था कि कैसे इसको मैनेज करना है, वो भी लिख के काट दूँ ना। वो अगर दूसरे काम वाला चल रहा था, वो जो स्ट्रेट चल रहा था भाई जिसने एडिशन लिख लिया था 52, वो ये करके भी यहाँ पे 39 लिख सकता था। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसको ओपन कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। पता नहीं यार, अब आप लोगों की जो फरमाइश होती है ना वो बनती है और फिर आती है। ठीक है, रेडी हो तो फिर तो वो दूसरी होती है, तो कोई बात नहीं। 5 मिनट पहले ब्रेक खत्म होने से क्लास के भी आ जाए तो ठीक है, पढ़ो इंसान बन के। जो सोता है वो, हाँ वो लूजता है जी, लूज करता है, लूज करता है। ऐसे 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 तुम्हें घर पे रोज ये बात करते हो, तुम वो फौरन कहा आए थे भी नहीं 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 नहीं, मैं खोता थे बोला ही नहीं देना, मैंने ये नहीं कह नहीं देना कि खोता है, मैंने फौरन कहना है लूज करता है, लूज करता है। यहां पे भी अच्छा
सर अदनान वो तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि FAR 2 में वहां पे भी खोता यहां पे भी खोता, नहीं यहां पे लूज करता। अभी बार बार की बात हो रही है, वो भी क्लास है ये भी क्लास है। अच्छा जी वापस आए नंबर 5। यार आप माइंड कर रहे हो, करो ना। अच्छा जी यार जब आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है, आप लोगों की मेहरबानी आ जाते हो। वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए ये क्लास रखी होती है, तो चलो ज़रा रौनक लग जाती है, मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाता है, वरना अकेले कैमरे को पढ़ाना तो मुश्किल है। ये क्लास का पार्ट नहीं है, टेस्ट डिस्कशन वगैरह इस तरह की चीज़ें ये एक्स्ट्रा टाइम में ही होती हैं, ये तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ ज़रा अच्छे तरीके से बच्चे समझ, तो आप लोग आ जाते हैं तो ज़रा मेरा दिल भी लग जाता है और आसानी से पढ़ा लेता हूँ। और बच्चों को सामने बिठा के पढ़ाना इज़ समथिंग एल्स। कैमरा तो फिर हर चीज़ पे हाँ कर देता है, बच्चों की तो शक्ल देख के पता लगता है ओ नहीं वो तो लंग गई शे। नंबर 5 पढ़ें आप। ये चाय की रिप्लेसमेंट में थोड़ी सी गपशप कर ली, अब इंसानों की तरह पढ़ो। जब तक चाय नहीं आती कोई बच्चा ये नहीं कहेगा नींद आ रही है, सो रहा हूँ, खो रहा हूँ। नंबर 5 इन्वेंट्रीज एज एट 30 जून 22 इंक्लूड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज ऑफ 96, पिछले साल में 80 थी, विच वर नॉट अवेलेबल फॉर सेल। होना भी नहीं चाहिए, ये बात ना भी लिखता तो हमें पता होनी चाहिए। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, ये और चीज़ है, ये अंडर मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो PRC में पढ़ के आए हो यार, इंज ना करो। ये रॉ मटेरियल है, ये अभी जैक लगा हुआ है इस पर, ये वर्क इन प्रोसेस है। ये फिनिश गुड्स है, ठीक है। दरवाजे भी लगा लेते हैं, आप ये ना कहो दरवाजे कहाँ हैं, ठीक है ओके। अब किसी एक तरफ ये चल भी रही है, मुझे लग रहा है इधर जा रही है। अच्छा तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, अभी वो बन रही है, ठीक है। ये कलर भी हुआ, इसके ऊपर कलर भी येलो कलर की रेसिंग कार है, ठीक है। ये देखो येलो कलर, ओके। चलो जी बहुत अच्छी, हमने ना स्पोर्ट्स कार तैयार कराई हुई है, ठीक है। अच्छा सुनो ना, बस करो, चुप कर जाओ। देखो मुझे ये बताओ, अगर मैं गाड़ियां बेचने वाली कंपनी हूं तो क्या मैं रॉ मटेरियल भी बेच दूंगा? ये गाड़ी भी बेचेंगे, सिर्फ क्या बिकेगा? तो यही हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल में जो ओपनिंग लिखा होता है ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये जो आप आज तक करते आए हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर यहाँ परचेजेस लिखते हैं, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक उन बनी बनाई चीज़ों का होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस करते हैं वो भी बनी बनाई, वो कंप्लीट फिनिश गुड्स का होता है। अब अगर आपने चीज़ बनी बनाई खरीद कर बेची तो यहाँ परचेजेस आ रहा होता है, और अगर आपने ये चीज़ बनाकर बेची तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रहा होता है। वो कॉस्ट ऑफ परचेज होता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है, कोई फ़र्क नहीं है। पर मकसद कहने का ये है कि फिनिश गुड्स वो होती हैं जो बिकती हैं, ठीक है। अब और मसला तो कोई नहीं है, मसला ये है कि वो कह रहा है कि हम ये वाली गाड़ी, किधर गई हमारी, हम ये वाली गाड़ी कोई नहीं बेचते होते, तो हम आगे से कह रहे हैं ये लेता भी कोई नहीं है भाईजान, अपने पास ही रखें डब खड़ब्बी गाड़ी, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है और मसला कोई नहीं है, ये इन्वेंट्रीज़ में चली गई हैं और इन्वेंट्रीज से हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं, तो यूँ कहना चाह रहे हो आपके ये इन्वेंट्री भी कैश में कन्वर्ट हो गई है। इन्वेंट्री अभी रेशो का टॉपिक बस आ गया, 1-2 दिन में आ गया, आया क्या आया, तो वहाँ पे हम इस तरह से अंग्रेज़ी लिखा करेंगे कि इन्वेंट्री जो है वो सेल में कन्वर्ट हुई, डेटर जो है वो कैश में कन्वर्ट हुए। ऐसा ही होता है ना, डेटर कन्वर्ट होके कैश बनता है, इन्वेंट्री एसेट कन्वर्ट होके सेल बनती है और सेल से पैसे आते हैं। तो इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट होनी है, यानी उससे जो कैश आना है वो ये वाली इन्वेंट्री तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो प्रोसेस में है, ये अवेलेबल फॉर सेल है ही नहीं, ठीक है। तो अब पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि हमें इस इन्वेंट्री को माइनस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, कर दें? अच्छा
लेट्स से माइनस कर दिया हमने, लेट्स से हमने माइनस कर दिया, किधर है इन्वेंट्री भाई, 444 में से माइनस करो ज़रा थोड़ी देर के लिए, ये भी नोट ना करना, ये मैं चेंज करवाने लगा हूँ फिर, ठीक है। 444 में से, यार लेजर तुम साइड पे हो जाओ यार, ऐसे ही तुम आए, तकलीफ ही दी आपको हमने जी। 444 में से CWIP नहीं है, ये WIP है। दोनों में फ़र्क क्या है? वो बिल्डिंग बन रही होती है जो कैपिटलाइज होनी है, अगर वो वाली इन्वेंट्री इसमें पड़ी होती तो फिर अलग करते, ठीक है, वो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता ना फिर, ठीक है, लेकिन ये वर्क इन प्रोसेस है। बहरहाल मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आपकी कोई डिफरेंट हो। सवाल पूरा कर लेते हैं, मैं भी तो पहली बार ही कर रहा हूँ, ये रिसेंट टाइम का सवाल है ना, अगली बार दूसरी बार बनेगी ना मेरी तो, और ठीक है। अच्छा, अब वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस कितना है जी, माइनस करके बताओ, बता दो यार। है 96 क्लोजिंग और 80 ओपनिंग, थोड़ी देर के लिए नोट मत करना, 80 ओपनिंग और 96 क्लोजिंग। अच्छा चलो, ये कितना आ गया ओपनिंग और ये कितना आ गया 269। अब आपने कहा लो जी सुकून हो गया, इसको ले जाएंगे इन्वेंट्रीज में, मैंने माना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक किया आपने। मुझे बताओ इसका क्या करोगे? यह तो ये भी इन्वेंट्री, यानी इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना था। कितनों ने इग्नोर किया, समझ के या बिना समझे? किस किस को समझ नहीं आ रही थी और इग्नोर हो गया उससे? ये बच्चे, हाँ 16 ऐड नहीं करते, फिर ये मैं यूं करता अगर, तो मैं इसकी अलग से वर्किंग कैपिटल में लेके जाता और इसको अलग से, अल्टीमेटली गल वही बननी सी, गल वही बननी सी कि इसको सिर्फ प्योर इन्वेंट्री को कर लेते अलग से, वो फिनिश गुड्स की, और इसको अलग से कर लेते थे। भाई जो पहले भी इकट्ठा पे उन्होंने इकट्ठा ही कर लो। ये बात किसको समझ नहीं आई? निकल जाए क्लास से। अच्छा बताएं किसको समझ नहीं आई? बेटा समझ आई आपको? नहीं आई तो दसो ना बेटा, मैनू को खाब थोड़े ही आ जाना है, मैं दिमाग थोड़े ही पढ़ना, मैं टैलीपैथी करदा वा, ये मैनू पता लग जाएगा दिमाग का है। साकिब अपनी चाय ले आया और किसी की नहीं लाया, उन्होंने कहा बस चाय पिएगा साकिब। अच्छा सुनो बच्चों, फिर सुनो बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ बात को। स्टॉक जो बैलेंस शीट में नज़र आता है ना, वो सिर्फ एक फिगर होती है जिसके अंदर रॉ मटेरियल भी पड़ा होता है, वर्क इन प्रोसेस भी होता है, फिनिश गुड्स भी होती हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल की कोई इन्वेंट्री मेरे पास नहीं पड़ी थी, ठीक है जी। वर्क इन प्रोसेस की मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी थी, ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री पड़ी थी 364 ते 269। ये हमने नोट्स में जाकर, ये नोट्स के अंदर होता है, नोट नंबर लेट्स से 55, ठीक है, 30 कुछ भी कर लो यार, कोई भी नोट, नोट नंबर 30 लेट्स से, ये नोट बना रहे थे हम, ये हमने डिटेल देनी होती है, ठीक है। टोटल कितना आया जी 444 और ये 365, ये नोट्स में बना होता है। नोट्स में ये डिटेल दी जाती है, डिटेल लेकर हम आते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आके यहाँ पर ये फिगर्स शो कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे नोट्स का रेफरेंस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना, यूज़र अगर देखना चाहे कि इन्वेंट्रीज में क्या कुछ पड़ा है तो वो यहाँ पे लिखा होगा नोट नंबर 30। जैसे पीपीई की डिटेल थी, पीपीई का एक लफ्ज़ बैलेंस शीट के फेस पे आया था, उसके पीछे कितना बड़ा नोट था, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट थी, सिंपली फंटास्टिक एडजस्टमेंट, ठीक है, मतलब बहुत ही प्यारी एडजस्टमेंट थी, मतलब आई के कमाल कर दिया, ठीक है। अब ये इन्वेंट्रीज जाती की थोड़ी सी कह रहा हूँ, अच्छा चलो जी, इन्वेंट्रीज का ब्रेकअप नोट्स में देखा तो ये निकला, ठीक है। अब इसमें रॉ मटेरियल तो ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि उसने बताया है कि इसमें रॉ मटेरियल होता तो वो भी बताता ना, ठीक है। ये कौन सा हाईलाइटर आ गया जी, रॉ मटेरियल तो ज़ीरो है। बाकी दो में से अब उसने फनकारी लगाई, ने कहा ज़रा चेक तो करें बच्चे करते क्या हैं, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर वर्क इन प्रोसेस भी पड़ा है जो अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, होता भी नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। ये अलग करने की कोशिश की हमने, ये यहाँ पे हमने अलग कर दिया, जो बाकी बच गया उसको हम ले गए, ये फिर वही वाला जी, उसको हम ले गए वर्किंग कैपिटल आइटम्स में। यहाँ तक कोई मसला? अब मेरा सवाल, ये जो बेचारा बच गया है
इसका क्या करोगे? है तो ये भी इन्वेंट्री। और यार आप तो ऑफिस सप्लाईज की इन्वेंट्री भी वहीं ले जाते थे, स्टोर स्पेयर्स पड़े हो उसकी इन्वेंट्री भी वहीं ले जाते हो, तो ये इन्वेंट्री भी वहीं जानी है। इस इन्वेंट्री में भी कुछ कैश तो लग गया उन्हें ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी ने अलग किया तो दोनों को अलग अलग लेकर जाए, पागल ही होगा। निकाल के माइनस करके अलग से इसको ले जाए, फिर वापस इसको ले जाए, तो इसको सारे को क्या कर दे, IG नो रे, सांप के हवाले कर दें। आज तो एनाकोंडा है, लो, ठीक है। यानी कि हम इस एडजस्टमेंट को इग्नोर, बेटा आप समझ आइए आपको, और किसी को समझ नहीं आ रही थी जी तो बताएं, लइए वाले दोस्त तुमने, अच्छा समझ के तुम लोगों ने इग्नोर किया था, तुमने समझ के किया बेटा, समझे बगैर किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे वैसे ना नोट डाल दिया करो, अगर समझ के करो ना तो नोट डाल दिया करो, ताकि एग्जामिनर को पता लगे अच्छा इसको ये बात पता थी, वरना वो दोनों को यूं देखेगा लगता है दोनों ने समझ नहीं आई। नोट डालो जो चीज़ इग्नोर कर दो, ठीक है ना, मेरा मशवरा है। जो चीज़ जो एडजस्टमेंट इग्नोर करो उसके बारे में लिखा करो, मुझे ये, मैंने ये इग्नोर, सिर्फ इतना लिख दो मैंने इसे इग्नोर किया, ठीक है। सिर्फ लिख के बता दो उसे कि हमने इसको इग्नोर किया है, कि ये भी वर्किंग कैपिटल आइटम है, कोई एक लाइन लिख दो छोटी सी, कहानी ना लिखने बैठ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ उर्दू में लिख देना, आई हैव इग्नोर्ड दिस एडजस्टमेंट बिकॉज वर्क इन प्रोसेस इज ऑल्सो एन इन्वेंट्री। बस इतनी सी बात नहीं लिखी जा सकती। बच्चों ने कहा ना पहले उर्दू कर रहे हैं जी, इधर देखो, सांप के हवाले कर दो। इतनी देर के बाद पता ये चला कि इस एडजस्टमेंट को तो इग्नोर करना था। अच्छा चलो, लो जी डन हो गई। डन क्या हुई, इग्नोर होगी, लेकिन लिखा हमने, लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बचपन से एक बात बताई और सिखाई, कई बार कही है कि देखो दो बच्चे बैठे हैं, अब मेरी क्लास के अंदर ही दो बच्चे आज बैठे हुए हैं, एक ने समझ के छोड़ा, एक ने बिना समझे छोड़ा, तो दोनों को नंबर मिलना चाहिए। क्या ये जस्टिफाइड है? आप तो कहेंगे यस, लेकिन आप एग्जामिनर बन के सोचे तो नो। जिसको कॉन्सेप्ट था उसको ये नंबर अवार्ड होना चाहिए था, तो फिर जो इग्नोर करो वो लिख दो, मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है। चलो जी, एडजस्टमेंट नंबर 6। यार ऐसे बड़ी देर नहीं लगी सवाल पे, अच्छा सवाल लग रहा है वैसे, एडजस्टमेंट्स काफ़ी हैं, पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया हमारा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 48 मिलियन, ऑफ विच 14 मिलियन वॉज कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो मैं ज़बरदस्ती करके ना एक लेजर बना रहा हूँ, ऐसे ही, इधर जगह नहीं है, इधर है जगह, गुजारा हो जाएगा, आ जा यार उधर ही भाई। ये ऐसे ही फजूल में ये मैंने बना दी थी, साल कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो देख लेंगे, फ़िलहाल यहाँ पर हम बना सकते हैं इंटरेस्ट का लेजर, ठीक है। लो भाई बच्चों, इंटरेस्ट का लेजर, और आप लोगों के लिए सिर्फ एक्सपेंस का लफ्ज़ लिखने की मेरी आदत। कहता है 48 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन 48 है, जिसमें से 14 को कैपिटलाइज किया है। ये वो पहला सवाल है बोरिंग कॉस्ट का जो स्टार्ट के दिन बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक शुरू किया था ना, तो पहले दिन टीपू टापू वाले सवाल कर के हम उसके बाद अगले दिन जब आए थे तो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो हमने किया था ना, ये वो सवाल है, ठीक है। उसमें मतलब उस जैसा है, उसमें हम यही तो कहते थे, इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, और फिर कैपिटलाइज्ड बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वो निकालते थे, आज उसने निकाली हुई थी, और बोरिंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट। तो 14 में से वो कहता है 14, अच्छा 40 है, सॉरी सॉरी सर, आई एम सॉरी, इतना मैं आई कैप फेल करके, अच्छा आई एम सॉरी, ओके। 48 का टोटल इंटरेस्ट है जो बैंक को देना है, इसमें से 14 कैपिटलाइज हुआ है। ये तो पहले निकालते थे ना तो कहते थे टू बी कैपिटलाइज, वो उन्होंने निकाल के कैपिटलाइज कर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अच्छा, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है या टू बी कंप्लीटेड है? कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और कहीं पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जिक्र भी नहीं है। तो जो बिल्डिंग में एडिशन हुआ होगा उसके अंदर ये इंटरेस्ट भी चला ही गया होगा ना, ठीक है।
तो उसको कैश में भी नहीं आने देना, ये एंट्री भी करना ज़रूरी थी। तो बिल्डिंग डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल थोड़ी देर के लिए मैं, ठीक है, क्रेडिट करता हूँ, हालांकि पेएबल वही पेड निकल आना है, ठीक है। 14 की एंट्री ये पड़ी, ये एंट्री मैं पोस्ट करने लगा हूँ। बिल्डिंग, ये बात समझ आती है? अगर 14 रुपये का इंटरेस्ट बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड हुआ तो उसकी एंट्री यही सिखाई थी बचपन में, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट या इंटरेस्ट पेएबल। मैंने ज़रा ज़बरदस्ती इंटरेस्ट पेएबल किया, बाद में कैश कर दूंगा, ठीक है ना। तो एंट्री मैं ये सोच रहा हूँ ना अगली दफ़ा इंटरेस्ट पेएबल के साथ ना ये दे दे, पहले उसने ट्राई किया होना, ये समझ आती है नहीं, अगली बार पेएबल भी साथ दे दे, तो दो बात पूरी सीख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग डेबिट 14 से, हाँ तो ये सारा कुछ ही पुत्र उसने किया हुआ है, हम दोबारा ही कर रहे होते हैं, ठीक है। भूल गए सर एनपीओ में आए हुए थे, अच्छा भला आप कैश फ्लो पे ले आए। और इंटरेस्ट पेएबल इधर अगर ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन पेएबल होता, ठीक है, तो ये भी उधर ही जा रहा है, इसी ये पेएबल का लेजर समझ लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते, 14 रुपये से ये क्रेडिट, ओके, सही है। अब 48 में से 14 वो कह रहा है कैपिटलाइज हुआ, तो फिर बाकी कहाँ जाएगा, बाकी कहाँ जाएगा बोलो, बाकी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाना है, ठीक है। कितना बनता है, 34 की एंट्री करवा दो मुझे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये कितना है 34, ये 34 की एंट्री अब बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा करते थे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर, वो कभी कभी जो बैलेंसिंग आती थी आज गिवन है। मकसद कहने का ये है कि 48 रुपये सारे का सारा अंधाधुन यहाँ पे नहीं लिख देना था। 48 तो इंटरेस्ट है ऑन लोन, जिसमें से 14 इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में गया ही नहीं है, गया ही कितना है 36, और ठीक है। अच्छा वो अलग बात है कि कोई पेएबल था नहीं, तो फिर ये सारे का सारा ही क्या है कैश, ठीक है। तो 48, ठीक है। अच्छा अब इसमें से भी ना बच्चों ये भी डबल एंट्री, ये ज़रा परेशान कर रहा है आपको, इसलिए ना मैं इस एंट्री को सिर्फ अब पेएबल को हटा के कह रहा हूँ, पेएबल होता तो उसकी एडजस्टमेंट भी हम कर लेते, ओके। अच्छा अब इसको साइड पे करो और इस एंट्री को सिंपल कर लो जैसे सवाल में गिवन थी, बिल्डिंग डेबिट, क्योंकि पेएबल तो है ही नहीं, कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अब ये दोनों एंट्रीज सिंपल हो चुकी हैं, अब ये कर लेते हैं, ठीक है जी। इस कैश के क्रेडिट होने के अगेंस्ट डेबिट क्या हो चुकी है, बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैश लिखूँ या इंटरेस्ट लिखूँ कोई मसला नहीं है, कैश फ्लो में मत लिखना इसको, इसका डेबिट कैश इनफ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो है, लेकिन वो कैश आउटफ्लो कहाँ आ चुका हुआ है, कैश के लेजर के अंदर। क्या ख्याल है, सोच के बताओ, हाँ सोच के बताओ, क्या इसको भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कह सकते, क्या हमें कहना नहीं चाहिए इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? चलो देख लेते हैं थोड़ी देर के अंदर, अभी तो लेजर पूरा करते हैं, लेजर में तो इसने आना था, ठीक है। अच्छा लेकिन ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया है, इसको तो फटाफट रिवर्स कराओ ना, जो हो सकता है वो तो करें। यहाँ तक आते आते लेस हो चुका है, ऐड कर दो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना। अच्छा ये एग्जामिनर को बता दो हम कौन सा एंट्रीज कर रहे थे, एग्जामिनर को बता दो कि 34 आपने कैसे निकाला है, 48 माइनस 12 करके, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड यही वाले प्योर आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहाँ, यहाँ पे कितना माइनस हो गया 34, हाँ मैंने अभी 12 को छोड़ दिया, उसके ऊपर तो मैंने फिलहाल बहस करनी है। 48 माइनस 12 आपने लिखा 48 माइनस, अच्छा ओहो सॉरी जी 34, ये ऐड, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड नहीं, इंटरेस्ट पेड फिलहाल थोड़ी देर के लिए 34। अब अगले का फैसला करते हैं जाके। मैंने एक हिस्से को तो यानी इसकी अगर एडजस्टमेंट के 2 नंबर थे तो 1 मिल गया, 1 था तो आधा मिल गया, फिलहाल इसको मैंने कर दिया, ओके। ये तो पुराना ट्रीटमेंट ही है ना, ये तो वही पुराना इंटरेस्ट है जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो चुका होता था, उसको रिवर्स कर देते थे और फिर इंटरेस्ट पेड को माइनस कर देते थे, कैश पेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
फिलहाल मुझे टेंशन लगी है इस 14 की। चलो अल्लाह खैर करेगा, इस 14 का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। सवाल तो देखें कितना रह गया जी। लो डिविडेंड की एडजस्टमेंट रह गई है, इसको फटाफट कर लेते हैं। और डिविडेंड कौन कौन से लेने हैं? इंटरिम ऑफ 21 और इंटरिम ऑफ 22 और फाइनल ऑफ 21। जी जल्दी से एंट्री कर लें अब। नंबर 1 10% फाइनल डिविडेंड, लेकिन कौन सा है? कैश। शेयर कैपिटल का क्लोजिंग 480 उस पर लगा देंगे। कभी नहीं लगाएंगे, कभी नहीं। वो तो फाइनल है 22 के शुरू में आया होगा और उसके पहले कोई शेयर कैपिटल के इश्यूएंस की बात भी नहीं कर रहा सवाल में, तो 400 पर लगाओगे 10%। कैश डिविडेंड है। डिविडेंड पेएबल आज फिर कोई नहीं है, नहीं ना सवाल में नजर आया? तो क्या ख्याल है, डायरेक्ट लिख सकता हूं? लिख लेते हैं, बड़े हो गए। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड पेएबल मैं लिख भी दूं तो कोई पेएबल है नहीं, डायरेक्ट इसने उधर ही जाना है। ठीक है, तो डिविडेंड पेएबल मैं नहीं लिख रहा, आप परेशान ना हो, बस डिविडेंड है और सारा ही पेड हो जाना है। ठीक है, 400 का 10%। जी बोलो 40 रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेड क्रेडिट। पता नहीं शायद दूसरे वाला भी कैश ना हो, फिर इसको काट के सही करना पड़ेगा। आप रुक जाएं ज़रा, मैंने नहीं आगे देखा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरिम बोनस है। अच्छा ये तो बोनस था, शुक्र है, इसका मतलब वो कैश सही करने की ज़रूरत नहीं है। बोनस शेयर्स की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल नहीं है, तो डिविडेंड ही, लेकिन शेयर कैपिटल में इसको फेंका जाता है। कोई नए शेयर इससे पहले इशू नहीं हुए, दौरान साल भी कोई शेयर इशू होने की बात नहीं कर रहा, तो वही 400 फिर यूज करेंगे। कितने परसेंट है? और 80 रुपए की एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, कितने गया? शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग्स ये बोनस है, मुफ्त वाले शेयर्स हैं, इनसे कैश कोई नहीं आया, ये एंट्री लाजमी कर लेनी चाहिए थी। ओके, बस एक ही चीज अभी तक चुभ रही है मुझे, इस 14 का क्या करें? चलें देखते हैं। ठीक है, ओके, बाकी सारा सवाल हमसे हो गया। चलो जी अब बैलेंस भी शुरू करते हैं। कुछ समझ नहीं पा रहा, इस 14 का क्या करूं? ट्रीटमेंट मैं कर चुका हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस का 34 का, पुराने वाला। टैक्स सवाल में है ही नहीं। सुकून मॉल, ठीक है, अच्छा सॉरी, वो तो जज्बात में आके मैंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया था, उसके साथ पोस्ट नहीं किया, नंबर नहीं लिए। इन डिविडेंड पेड 40 है, लो बहुत नीचे चला गया था भाई, जज्बात में आ गई ये भी। इन्वेंट्री मैंने कहा था इग्नोर कर दो, सारी कहानी को इग्नोर कर दो, तो 444 और 365 इन्वेंट्रीज। वो वर्किंग शर्किंग कोई नहीं, बढ़ रही हैं कम हो रही हैं, 444 से कम हुई हैं, तो एसेट कम हो तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश पर डेबिट 79। जी बच्चों, पंद्रह का डिफरेंस एंड पे आएगा तो फिर सोचेंगे क्या करना है। बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, मैं नहीं छेड़ना चाह रहा अभी बात को, सिर्फ इस कॉन्फिडेंस पे लाने के लिए कि देखो सवाल सारा होता जा रहा है, कोई एंड पे आ जाती है कोई ना कोई बात। शुरू करें जी काम। एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं, शेयर कैपिटल का लेजर बैलेंस कर दें। कितना कैश है, यानी कि कोई शेयर्स नए इशू नहीं हुए। शुक्र करो नहीं हुए, वरना आप ये भी सोच रहे होते पता नहीं पहले हैं या बाद में है। अच्छा ऐसी सूरत हो तो वो बता देता है नॉर्मली कि शेयर्स इशू हैं जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे थोड़ा बहुत बता देता है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स ये भी बैलेंस है ना कराना बैलेंस वास्ता जे है बैलेंस है तो फिर 117 पैट बैलेंसिंग आ गया।
यही पीबीटी क्यों है? सवाल में टैक्स नहीं है। तो वर्किंग नंबर 4 कितना जी? 117। लॉन्ग टर्म लोन रीपे होता नजर आ रहा है। इधर आ रही है ना बैलेंसिंग फिगर कितनी? 125। ये 125 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन रीपेड है। वर्किंग 5 125। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, डिस्पोजल तो हो गया हुआ है, सही है ना? आसान सवाल जी। पेबल फॉर व्हीकल हो गया। लैंड बिल्डिंग बैलेंस करो, बैलेंस करो, माना मैंने। इस पे पता नहीं कैश लिखना है या इंटरेस्ट लिखना है या क्या लिखना है, देखते हैं। इस पे बहस एंड पे करेंगे, सवाल पूरा करें जी। एडिशन कितना है? 130 कैश, ये तो पक्का कैश है ना। अब या तो ये होगा कि ये 14 20 में शामिल करके 144 कर देंगे, या अलग अलग ही रहने देंगे, वो बहस बाद में। एक ज़रा नई चीज़ है, देखते हैं, ठीक है। सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, अभी तेज़ी से सवाल करते जा रहे हैं हम पर्चे के अंदर। 130 एडिशन इन, जो उधर आएगा वही उधर भी लिखेंगे, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ ना, अभी तो अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन इन लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग नंबर फैसला कर लो, 6 या 8। 130 नेगेटिव, ठीक है। एक चीज़ अभी उधर भी जाके चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है भूले हुए हैं। वो कैश जो इस साल रिसीव हुआ है, कैश इनफ्लो तो है, ठीक है। आगे देखो, क्या देख रहे हो पीछे? खबरदार किसी ने देखा पीछे, इंसान बनो जी। उसके बाद किसी और की तरफ से भी कभी कभी तोहफतन हदियतन कुछ चीज़ आ जाती होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आ गई है तो ठीक है। अच्छा, आगे चलो, आगे चलो। व्हीकल एडिशन आ गया है। अच्छा, इसकी डेप्रीसिएशन रहती थी, बैलेंसिंग अभी आ रही होगी फिगर, देखो कितनी? 21 डेप्रीसिएशन लेजर में आई, और फिर यहाँ पर इधर ऐड कर देते, लेकिन अब अलग ही लिख लेते हैं जी। ऐड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस व्हीकल। भाई चाय से पहले कुछ नहीं लेंगे हम, वर्किंग नंबर चाय भी साथ साथ मंगवाओ। 21 कहीं नहीं जाता, अगर तुम्हारे नसीब में है तो। देखो पीछे पीछे चलता आया तुम्हारे। अच्छा जी, ओहो खत्म ये, आगे आओ। अच्छा जी, कोई लेजर रहता है? हाँ, ये रहता है बेटा। एक इसमें एडिशनल चीज़ आया करेगी। हम जितने सवाल करके आए उसमें रिसीवेबल फॉर पीपी इस साल अरोज होता था, तो कैश आता नहीं था। लेकिन ये इस साल ख़त्म हो रहा है, तो कैश तो रिसीव हुआ है। अब जैसे हमारे साल में जब रिसीवेबल क्रिएट होता था, ओपनिंग में होता था, क्लोजिंग में होता था, तो इस लेजर में से कोई एडिशन की फिगर, कोई कैश की फिगर नहीं निकलती थी। तो जिस साल में ये रिसीवेबल बना होगा पिछले साल में, यानी उस साल में कोई कैश इनफ्लो वहाँ पे शो नहीं हुआ होगा। इस साल में ये कैश आ गया। ये मैं कह भी रहा था ना कि ये छोड़ा है, चलो अब एंड पे देखते हैं, ठीक है। तो ये कैश इनफ्लो तो है, ये कैश इनफ्लो यहाँ पर शो भी करना है। तो कैश रिसीव्ड, या यूँ लिख लो, सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रीवियस ईयर। रिसीव तो इस साल में हुई है ना, ठीक है जी। कितनी? 6 की ये इनफ्लो, ठीक है। अब ज़रा चेक कीजिए, खुद कीजिए, और फिर 2 मिनट बाद अगली बात करते हैं। हाँ ना, बैलेंस करना है ना। सवाल तो खत्म हो गया, पता नहीं कोई रह नहीं गया। ये देखो एंड हो गया। ये तो वैसे ही बनाया था, ये तो वैसे ही बनाया था यार। चाय में कितनी देर है यार? यार चाय लेने जा रहे हो? मुझे पता है तुम देखने जा रहे हो क्या आया हुआ है पीछे। स्मेल और फ्रेगनेंस दो डिफरेंट चीजें होती हैं, प्लीज।
जी बच्चों, टोटलिंग करवाएं, टोटलिंग ना 14 रुपए ही होंगे, बस 14 रुपए ही फर्क है, वो बाद में समझाना तो वही है, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं जरा टोटलिंग। सारा टोटल किया, बहुत नीचे है, थोड़ा सा ऊपर लिख दो। 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव आ गया, उसके बाद 152 नेगेटिव, यहां पे 12 का मसला है, ठीक है। उसके बाद ये टोटल 125। अब भाई 1 मिनट दे दो बस, बैलेंस होने लगा सवाल जी। हाँ नेगेटिव, इसमें ऐड करो 111 तो 80, दोनों का डिफरेंस। ओ अब फौरन दिमाग गया, 14 की फिगर तो यही है, वो क्वेश्चन मार्क, सॉरी मैंने ग्रीन से लगाया, आपको नजर नहीं आ रहा, ब्लू से, सॉरी। अब बड़ी तसल्ली से, इत्मीनान से आपने जवाब देना है। मुझे बताओ, क्या ये यहां लिखना गलत है? ये लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन जो सबसे अहम बात ये कर रहा हूं इस वक्त, नई चीज थी, बाकी सारा सवाल तो हो गया मैनेज, एक नई चीज वर्किंग प्रोसेस थी, कितना टाइम लगा उस पर, ठीक है। अब थोड़ी सी बात है, ये चाय ठंडी हो रही है आप लोगों की, मुझे कोई मसला नहीं, करो बात करो, मैंने सवाल कराए बगैर नहीं देनी चाहे जी। ये 14 यहां लिखना सही है कि गलत? ये बोरिंग कॉस्ट में पढ़ के ही तो यही आए थे कि जो 14 रुपए एसेट में कैपिटलाइज करने हैं उसकी एंट्री होनी चाहिए एसेट डेबिट कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। अब पेएबल नहीं है, कैश है, ठीक है। यहां पे तो ये 14 का आना ठीक है, लेकिन जो चीज हम भूल गए वो ये कि इसका कैश भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आउटफ्लो के तौर पे शो होना था। आप कहोगे सर इन इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में, भाई ये वो इंटरेस्ट है ही नहीं जो ऑपरेटिंग के एंड पे माइनस होता है, ये वो एसेट, ये वो इंटरेस्ट है जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना है। यूं समझो जैसे एसेट खरीदा है, अगर ये यहां पर ना पड़ता तो ये एक्सपेंस होता, तो ये यहां से माइनस भी होता। इसका मतलब दो ऑप्शंस हैं, या तो इसकी एंट्री ना करो, ये 144 आ जाएगा, या कॉन्सेप्चुअली बात काबू करके चलनी है तो फिर ये 14 भी लिखो, ये 130 भी लिखो, ये 130 का कैश आउटफ्लो भी लिखो, और यूं लिखो इंटरेस्ट पेड, नहीं ठहरो, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, यूं लिखो कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट पेड, ठीक है। कितना? 14, ये भी आउटफ्लो है, और ये बन गया, बताओ। ओहो ये क्यों मिटा दिया मैंने जी, कितना? 1 करो टोटल करो, 166 नेगेटिव, इसमें ये दिस एंड दिस, टोटल कितना बना? 38 नेगेटिव, इसमें 111 ऐड करो, हैं? पक्की बात है, देख लो, ठीक है। तो बहरहाल एक नई चीज थी, पर्चे में जुगाड़ लगा के भी चल सकता था काम, जब सारा सवाल सही हो जाना था तो हमने कहना था यार ये 14 में तो कितने करना है, कर दो, ठीक है, जरा पॉज कर दो। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो इससे पिछले टेस्ट में था, असल में ये भी रीसेंट अटेम्प्ट का ही सवाल था, आपको मैंने जैसे बताया था और इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। अच्छा वैसे रीसेंट अटेम्प्ट को चेक तो करें, इसमें से कौन कौन से सवाल हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। वैसे ज़रा दिल कर रहा है, ज़रा चाय पीते पीते टाइम पास करें, ऑनलाइन घर पे बैठे हो, यूट्यूब वाले कह रहे हैं जान छड़ यार, बस कर यार, चुप कर यार। ये फ्रेमवर्क एंड पे पढ़ना है, तभी जाकर इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हम 2 अलग अलग टेस्ट्स के अंदर डालकर चेक कर चुके हैं, 0 लिमिटेड और 1 लिमिटेड जो था, इसको अनियन लिमिटेड और इस तरह से करके मैंने टेस्ट किया हुआ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 ये इंशाल्लाह करेंगे अब, शायद मैं आपको कल होमवर्क में कल तो खैर इतवार है, परसों होमवर्क में दे सकूं ये, ठीक है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर टैली हो गया है, ये करेक्शन वाला सवाल था। उसके बाद ज़रमोने हो गया, एम्पेयरमेंट वाला सवाल है, किया हुआ है। MCQs भी 2-3 बीच में हो गए हैं, बाकी कंप्लीटनेस इंश्योर कर लेंगे इसकी भी जो रह गए हैं, ठीक है।
ये आज हो गया क्विकन। पीच ट्री अभी करवाने लगा हूँ। ग्नू कैश सुना सुना लग रहा है। गाजी है, ये भी हो गया है। यानी कि अब रह गया है सिर्फ ये पीच ट्री पहला, क्योंकि वो फ्रेमवर्क अभी हमने पढ़ा नहीं है। वो यार रेशो आई ही नहीं थी। ओ, यानी कि इस बार रेशो आखिर में जो छोड़ के घर जाएगा वो कम से कम भी 15-20 नंबर का सवाल गंवाएगा। इजी नहीं लेना इस दवा। ओ सर आपने एंड पे क्यों रखा, पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि आप लोग घर ना जा सकें। मैंने बताया रेशो मैंने 1.5 दिन में पढ़ा देनी है, लेकिन वो रेशो सिर्फ पढ़ के आप पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते। सीधी बात है। अगर 18 नंबर का सवाल है और उसमें उसने इंटरप्रिटेशन मांगी है तो आपको उस 18 में से 5-6 नंबर भी नहीं मिल पाने, लेकिन हम उसको बढ़ाएंगे ताकि प्रैक्टिस का टाइम ज़्यादा हो। तो एंड तक चाहे 31 को क्लास ख़त्म हो, यकम को हो, 2 को हो, 3 को हो, 4 से पहले ही ख़त्म करनी है। मैंने पहले ही कह दिया था, शायद 31 पे ही हो जाए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। जब तक काम पूरा नहीं होगा मैंने नहीं जाने देना, लेकिन उससे देर में नहीं कर सकता। 3 से देर मेरा कोई प्लान नहीं है। ओके, तो हर रोज़ हम सिर्फ आधा घंटा से 40 मिनट ये हम रेशो की प्रैक्टिस करेंगे। जो सवाल आप लिख के आएंगे मैं आपको फिर लिखवाऊंगा, करवाऊंगा। ऐसे 10 दिन पे जब ये जाएगा ना तो तब थोड़ा सा समझ में आती है, बात काबू में आती है। वरना मैं सच्ची बता रहा हूँ 3 से 4 दिन में टॉपिक ख़त्म हो जाता है। वो कम प्रैक्टिस की वजह से बच्चे पर्चे के अंदर फिर इसको फेलियर की तरफ ये टॉपिक उनको ले जाता है। बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मैं खुद करवा के प्रैक्टिस भेजूँगा, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा रेशो का आना। ठीक है, तो जिस दिन मैं कहूँगा जाओ उस दिन जाना, क्योंकि वैसे भी मैंने सारे काम साथ साथ जो छोड़े हुए हैं वो करने हैं। तो कोई एक दिन भी पहले जाएगा तो अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएगा, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ना होगी। पीच ट्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन यकम जुलाई 2020। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21। अच्छा, दिल तो कर रहा था, मैं तैयारी करके आया था वैसे आज जो डाइल्यूटेड का नोट बनाना है, लेकिन बच्चों की कमी को देखते हुए मैं उसको इस एक्स्ट्रा क्लास में नहीं करवा पा रहा। बहुत से बच्चे टेस्ट की वजह से नहीं आ सके। ठीक है, तो वो नोट इंशाल्लाह मैं नॉर्मल क्लास में जब जैसे ही रेशो शुरू होनी है हमारा सारा पुराना काम साथ शुरू हो जाना है। सिर्फ पहले 1.5 दिन हम सिर्फ रेशोस करेंगे और फिर आगे हर रोज़ कुछ ना कुछ साथ किया करेंगे। ठीक है, यानी 2 दिन पहले कर लो। 21 और 22 की ईपीएस निकालनी है। अब थोड़ी देर के लिए ज़रा 22 को छपा दें। डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन वाज एज फॉलोज। यकम जुलाई 20। अच्छा, ये अच्छा होता है अगर आप साल को इस तरह से बना लें। तीस जून 21, 30 जून है ना। वैसे शाम की क्लास कितनी टेंशन फ्री होती है ना। कोई आगे क्लास ना आपने पढ़नी है, ना मैंने पढ़ानी है, ना सर नान ने आना है उधर से, ना जो है वो नमाज का टाइम तो ज़रूर इंशाल्लाह 4:15 बजे है, तो 4:10 तक छुट्टी। ठीक है, हाँ अगर ज़्यादा लेट हो गया तो अपनी जमात का ऑप्शन तो है ही, लेकिन पहली प्रायोरिटी की कोशिश कर लेता है बंदा वो। बाकी अगर नहीं हुआ तो खैर है, ये भी तो अल्लाह ने मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी लगाई ही हुई है। तो अच्छा जी, ये दोनों साल्स हैं हमारे रेलेवेंट। ऑन यकम जुलाई, ये पहले साल के अंदर आना है। 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड। चुप कर जाओ ना। ऑन यकम जुलाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कन्वर्टेबल भी हैं वो भी इशूड। ये साल के पहले दिन ही इशू हो गए, तो ये दोनों तो मेरे पहले साल में आने हैं। ऑन यकम फरवरी 21, ज़रा रुक कर देख लूँ, यहाँ पर आना है 31 दिसंबर 20, यहाँ पर करके कहीं ऐसे ही है ना, और यहीं बन रहा है ना। यहाँ पर देखो यकम जुलाई 20, तो मतलब यहाँ 31 दिसंबर 20 आएगा, ये जनवरी 20 और फिर ये फरवरी का पहला दिन, तो यकम फरवरी 21 तो यहीं पर ही बन रहा है। यहाँ पर कुछ हुआ है, क्या हुआ है? फर्दर 20 मिलियन शेयर्स हैविंग पार वैल्यू वर इशूड। ये भी मेरे इसी पहले साल में आना है, मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, और ये समझ आता है। ये पॉइंट नंबर 3। 1 और 2 पहले ही दिन इशू हो गए थे, एक ऑर्डिनरी था, दूसरा
प्रेफरेंस शेयर वाला रिडीमेबल कैपिटल था, ठीक है, छोड़ दो यार, खाना चल रहा है, अच्छा खाओ खाओ, मैंने कहा शायद लड़ाई चल रही है। और यहाँ पर नंबर 3 एडजस्टमेंट वाले शेयर्स भी इशू हो गए। अगर इस बात पे कोई अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो प्लीज़ ये मुझसे पूछ लें, प्लीज़ पूछें। ये क्लैरिटी है ना, पॉइंट जो मैंने लिखे यहाँ पे इन्होंने आना है। 4 ऑन 1 अक्टूबर 21, जून गुजरा, फिर आगे जुलाई आया, फिर अगस्त आया, फिर सितंबर आया, और फिर इधर, ओ ये तो अगली बहुत अगली बात है। ऐसा ही है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट नंबर 4 हिट हो रहा है, तो ये तो साल ही मैंने बाद के लिए रख लिया है। खैर देख तो लें है क्या, राइट शेयर्स इशू हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। असल में सवाल को एहतियात से पढ़ना, प्लान कर लेना, ये आधा जवाब होता है। आप इसको लाइटली लेते हैं, आप कहते हैं सवाल सामने है बस किसी तरीके से लिखना शुरू कर दें। आपने लिखना शुरू नहीं करना होता जब तक 2 दफ़ा सवाल ना पढ़ लें। मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ, ये असल प्लानिंग होती है बेटा। ये प्लानिंग हो जाए तो ये सवाल कितने नंबर का था, 15 का, ये 15 मिनट में हो जाए आपसे, पर प्लानिंग हो जाए तब ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 21, ये अक्टूबर था तो यहाँ पे करके कहीं अगले महीने में कुछ और भी हो गया, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 5, ओके। ये दोनों आगे 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वर इशूड, सवाल ख़त्म हो गया। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। अब आसानी हमने ये कर ली कि पॉइंट नंबर 4 और 5 को तो फ़िलहाल पहला पार्ट करते हुए हमने 2021 वाला साल करते हुए हमने देखना ही नहीं, ठीक है। पहले 3 पॉइंट हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा सारे नंबर हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले चाय पीऊँगा मैं, सुकून से गाजू शानदार बन गया। क्या चाय पीनी है आपने? हाँ, समोसे और आ गए, ओके। हाथ खड़ा करें जिसने खाने हैं। और तीसरी रो, 1 मिनट पॉज करें। आमिर भाई चेक कर लें रिकॉर्डिंग सही हो रही है। अच्छा, इतने आप बड़े पास हूँ मैं। चलें जी, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, वहाँ पे सोल्यूशन है। साकिब भाई पिक्चर ले लें आप, उसको अब प्रिंट कर उनको करवा लें कंपोज, ठीक है। अगली बार मुझसे नहीं मांगना किताब के वक्त, और फॉर्म में चले जाओ तो वहाँ से भी मुझे भेजना है, मुझे नहीं पता, ओके जी। अब बेसिक ईपीएस निकालते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ईपीएस 2021 का मतलब 30 जून 21 होगा, ओके। 2021 का मतलब है 20-21, और 22 का मतलब है 21-22, पता है ना। ये ना ऐसे ही यार ऊपर वाला परेशान कर रहा है, इसका कोई काम भी कोई नहीं है, इधर रश पड़ा हुआ है। वो जो बना के मिटाया था, और इसको भी ऊपर ले जाएं। अब भाईजान आप ऊपर जाएं, आपका सवाल ऊपर पड़ा हुआ है, पता नहीं आप कहाँ से आ गए। चलें चलें ऊपर, शाबाश, ऐसी रश लगाया आपने इधर। हाँ, अब ये हमारा सर्कुलर डला आ गया सवाल, है ना। बेसिक ईपीएस निकालनी है। नेट प्रॉफिट तो 210 लिख लो। अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हुए तो उसको इग्नोर करेंगे, अगर कोई इररिडीमेबल हुए तो उसके डिविडेंड को यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने लेने होते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट उसने सीधी सीधी लिखी हुई थी, तो इसलिए मैं वर्किंग वन यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मैं बेसिक ईपीएस के साथ ही 2020 वाली बेसिक ईपीएस के साथ ही 2021 की बेसिक ईपीएस के साथ ही 2022 की जगह बनाकर छोड़ देता हूँ और आगे से वर्किंग शुरू कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। डाइल्यूटेड के साथ भी ऐसे ही करेंगे, एक निकाल के उसके साथ ही जगह उसकी भी रख लेंगे, ठीक है। चलो जी, अब शुरू करते हैं काम। लो बच्चों, ये मैंने तस्वीर बनाई थी, इसमें मैंने कहा था पहले तीनों पॉइंट्स हमारे पहले साल से रिलेट करते हैं। अब 3 पॉइंट्स को जाके तसल्ली से देख लेते हैं क्या क्या हुआ किस किस दिन। 1 जुलाई, इतने गुस्से वाला ये तो असल में इसको कम ही कर दूं, आज 2-3 बार ये आया थोड़ा और गुस्सा कम करो भाई।
ऑन यकम जुलाई 20 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ही गिवन है और ऑर्डिनरी वाले हैं, हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 वर इशूड एट ₹14 फॉर कैश एट मार्केट प्राइस। सवाल खामोश है तो इसको क्या डिस्काउंटेड प्राइस समझेंगे? प्रीमियम पे प्रीमियम तो होगा ही, इसमें प्रीमियम तो है भी बल्कि 4 रुपये, लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ इस पर इंटरेस्टेड हैं कि ये शेयर का इशू ये मार्केट प्राइस पे है, ये बोनस है, ये स्प्लिट है, ये कंसोलिडेशन है, या राइट इशू है। तो हमारे इन सारे ऑप्शंस का नाम लिखा होता, ये राइट इशू होता, बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन तो लिखा होता, ये फिलहाल कुछ नहीं लिखा, तो सिंपल ₹14 हैं एक शेयर के बदले हैं, तो ये मार्केट प्राइस है। ओके, यहाँ पे हम अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। वर्किंग कौन सी है जी अब, जिसका हमें इंतज़ार है? वेटेड एवरेज, हाँ बस ठीक है, एंड पे लिख लेंगे डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, डिस्क्रिप्शन में कोई इतनी लंबी चलो खैर गुजारा कर लें, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद फ्रैक्चर, अच्छा फ्रैक्शन, और फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब फिर किधर जा रहे हो तुम? ले गए आप वो पानी बर्गर, हद हो गई कसम से। ऐसे नहीं खान साहब कहते, मट्टी कब्र की मट्टी, कब्र में सुकून मिलना है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ताड़ा ढिड कब्र की मिट्टी भरना है। ये मैं आपको नहीं कह रहा, खुदा का खौफ करे, वो भाई तो पानी पीने जा रहे थे, जस्ट जोकिंग। मैंने कहा खान साहब बड़ा पसंद है ना आपको? वाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता नहीं ये कासिम साहब वाले बोल रहे हैं या खान साहब वाले, आजकल ये भी एक हॉट इशू है ना। अच्छा जी चले, मिट्टी पाओ, सब एक जैसे हैं, वो 86 जो है सब एक जैसे, यकीन मानो। कराची में फिर कभी हमें लड़ाई रखते हैं खुद, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है। यार हम लोग कोई, यार आप लोगों के लिए। अच्छा चलो छोड़ो, 50 मिलियन शेयर्स, यकम जुलाई 20 साल के पहले दिन है। दिल जलाने की बात करते हैं सर, आप छोड़ें बस। न्यू शेयर्स, अच्छा ओपनिंग कोई नहीं था, लिख दूं, लिख देता हूँ 0, यकम जुलाई 20 न्यू शेयर्स कितने बच्चों? 50। तो फ्रैक्शन लगा कुछ भी नहीं, और इसी दिन ये 50 आ गए। अब टोटल कितने हो गए? 50। ठीक है, ओपनिंग में कोई, असल में ओपनिंग पहले दिन है ना साल के, और ये भी पहले दिन ही आ गए, इसलिए कोई फ्रैक्शन नहीं लगा, और वैसे भी क्या लगता, 0 था, उसके साथ लग के 0 ही हो जाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यकम जुलाई 20 पर ही, अब ग्रीन कलर से ना हमारे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स चलेंगे। ठीक है, और वो ये कह रहा है ऑन यकम जुलाई 20 10 मिलियन तुम्हें कह रहा हूँ, तुमसे पीछे अब कोई नहीं बैठा आज। मैं जब इधर देखता हूँ तुम उधर देखने लग जाते हो उसकी तरफ, छोड़ देना यार, थैंक यू। 10 मिलियन, अब छुट्टी ना करीब होती तो मुझे गुस्सा आया होना था तुम पे, छुट्टी है ना थोड़ी देर में। 10 मिलियन 10%, कल संडे भी है यार, अपनी जमात का सोचा जा सकता है, 4:30 बजे कर लें। 10 मिलियन 12%, मैं बस 1 साल करा के छोड़ देता हूँ, अगला कर लेना। ठीक है, अच्छा यहीं से पूरा होते हुए 5 मिनट लगेंगे, जितना हो गया बस। ठीक है, नमाज पढ़ेंगे मस्जिद जाके। 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये 10 मिलियन रुपीस है या नंबर ऑफ शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है, क्वांटिटी है। ये क्या है? जैसे ये 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, ये क्या थी जी? क्वांटिटी। ये भी क्या है? क्वांटिटी। ठीक है, सब खा गए। अच्छा, आप समोसे ढूंढने आए हैं अब्दुल्ला? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, याजूज माजूज है यहाँ पे। अच्छा बच्चों, ये क्वांटिटी ही है। आगे उसने 12% कहा, ओहो अच्छा ये तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, यानी ये ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में इन्होंने नहीं आना, ये तो पता लग गया। ग्रीन पहले इसीलिए लगाया हुआ था
पार वैल्यू इनकी 50 है, ठीक है जी। ऊपर वालों की पार वैल्यू ऑर्डिनरी की 10 थी, इनकी पार वैल्यू 50 है, और ये कन्वर्टेबल भी हैं, ठीक है। इशू उसने कर दिया 64 पे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमने तो, मैंने आपको कहा था, सिर्फ याद रखना है इफेक्टिव वाली बात, ठीक है। तो शुक्र करो इंटरेस्ट रेट उसने चेंज भी नहीं किया, ना ही आपके लेवल पे वो चेंज करना बनता था। ओके चले, ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3, अच्छा जी ठीक है, डायलिबिलिटी के वक्त देखेंगे। ऑन यकम फरवरी एक फर्दर 20 ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी येलो 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 हाईलाइटर, यकम फरवरी 21 पे फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। अगेन उसने क्या दे दिया, क्वांटिटी। आपको परेशान नहीं किया सवाल में, क्वांटिटी पे क्वांटिटी, क्वांटिटी पे क्वांटिटी दिए जा रहा है, ठीक है। हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10, ये तो फेस वैल्यू होनी 10 थी, पर इशूड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ 14, ये भी मार्केट इशू है, ठीक है। तो आ जाओ जी यकम फरवरी 21 पे, यकम फरवरी 21, जैसे ही ये लिखा फ़ौरन 50 ने बुला लिया हमें, उसने कहा ज़रा मुझे फ्रैक्शन लगा दो। हमने कहा अच्छा अभी लगा देते हैं, ज़ोर का या आहिस्ता से? हमने कहा बस आहिस्ता से। ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने? 7, 7/12। अब जी यार राइट इशू के भी नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा है यार, कितना अच्छा बच्चा है यार ये एग्जामिनर भी हमारा। 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, बताएं जी न्यू शेयर्स। पता नहीं फिर इस सवाल में मुश्किल क्या था। कुछ बच्चे ना इसको कही जा रहे थे पिछले दफा पढ़ने वाले, सर डिस्क्लोजर उन्होंने मांग लिया, अल्लाह के बंदो उसने कहा है कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस टू बी डिस्क्लोज्ड, ये नहीं कहा कि डिस्क्लोज करो। जी 20 टोटल कितना हो गया? 70। उसके बाद जी अगले तो दोनों अगले साल के हैं, तो इसका मतलब बस 5/12 कर लो जी। कोई राइट इशू तो नहीं हुआ? नहीं, वही अगले साल तो राइट इशू भी है, तो हमें थोड़ा सा इसको नीचे खींचना पड़ेगा। पता है क्यों खींचना पड़ेगा? क्योंकि हमें 2021 की ईपीएस को रीस्टेट करना पड़ेगा, है ना? याद है ये बातें सारी? भूल तो नहीं गए हैं? ज़रा जगह बच गई है, ज़रा नेड़े कर लिए जी। बोलो बेटा। 50 × 7/12 6 18 167 मीन्स 18, ओके। और मिलियन में चल रहा है ना काम जी। महज एक हसीन इत्तफाक जी। टोटल यार उत्ते जेडे 2 लिखे ने वो दस दो। 3 ये सही है जी। अब जो सामने टोटल है ना वो लिख दो। चलो जी बेसिक ईपीएस निकल आई खैर से। कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड कोई नहीं था, और शेयर्स आ गए 58.36 मिलियन, और ईपीएस आ गई हमारी बेसिक 3.5 एग्जैक्ट है। हाँ बोलो तो 3 अभी ये ना 3.6 ही कर लो यार, 3.6 पर शेयर जी। अच्छा तो उसमें कर लेंगे यार, अल्लाह करेगा इतना फ़र्क नहीं होगा, दूर दूर ही रहेंगे। अच्छा अब देखो बच्चों, जैसे ही हमने अगले साल का सोचना है, काम टाइम ख़त्म हो गया ना असल में, जैसे ही हमने अगले साल का सोचना है हमें फिर इस वर्किंग की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। जब इस वर्किंग की ज़रूरत पड़नी है, यानी कि ये जो हमने वेटेड एवरेज वाली वर्किंग करनी है, तो हमारे पास ओपनिंग पहले ही पड़ा होगा, वहीं से शुरू करके आगे। अगले साल में सिर्फ एक राइट इशू है, लेकिन मैं पहले डाइल्यूटेड निकालना चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब यहाँ पे करके थोड़ी सी जगह पर वर्किंग 2 भी हो जानी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ना यहाँ पे करके डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लेते हैं हम, ठीक है जी बच्चों। अब डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? पहला काम हमें रैंकिंग करनी पड़ती है, लेकिन खैर से अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे सवाल बनाने वाले का, उसने ओहो किधर लगा दिया जी, उसने सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट दिया है पहले साल में, तो फिर
यही फर्स्ट, यही सेकंड, यही थर्ड, ठीक है, सारे नंबर इसी के, अकेला जो है एक है पर नेक है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए हम फिर इधर देखो प्लीज़ बेटा, क्या हुआ समझ नहीं आ रही, समझ नहीं, टाइम हो गया, जिस जिसका भाई अल्लाह उसकी आगे मंजिलें आसान करे, दरवाज़ा पता है उसको। डाइल्यूटेड ईपीएस सुनो सुनो, अच्छा बंदा था है ना। पहले तो हम बेसिक ईपीएस लिखा करते हैं, भाई 1 मिनट दे दो यार। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, भाई पता है ना मैं इंक्रीमेंटल ईपीएस वाला काम क्यों नहीं कर रहा। उसमें आपको पता है हम लेते थे चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर, इंक्रीमेंटल ईपीएस, फिर रैंकिंग, यहां पे आके तो फिर वही चेंजेस को ही लिखना होता था ना, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये आ जाएगी हमारी ईपीएस। तो सबसे पहले तो हमने ये जो निकाली हुई है यही लिख लो, 210 न्यूमरेटर में और 58.36 डिनोमिनेटर में, बताओ 3.6, ओके। अब इसमें हमने ऐड करना है कुछ, ठीक है, वो ऐड करने वाली चीज़ एक ही है आज, नंबर 1 नहीं, एक ही है, उसका नाम क्या है जी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जब वो ऐड हो जाएंगे तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा और फिर दोबारा से हम ईपीएस निकालेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर्स में 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ने सेव होना है, ठीक है। टोटल लोन 10 मिलियन नहीं है, लोन 10 मिलियन तो इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं और हर एक के बदले में 64 रुपए लिए हैं, पर 64 रुपए से भी हमें सरोकार नहीं है, समझाया था आपको, फेस वैल्यू फेस रेट, फेस वैल्यू फेस रेट, ओके। वैसे अंदर खाते बात तो यही है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस पे इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है और फिर कूपन रेट पे होता है, लेकिन ये FAR2 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आप इतनी लंबी सोच ना सोचें, बस इतना याद रखें आपके लेवल पर फेस रेट फेस वैल्यू, फेस रेट फेस वैल्यू। अब मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है, 50 ईच, और यही है पार वैल्यू। और कितने इशू किए हैं जी डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर 10 मिलियन, तो 10 मिलियन डिबेंचर्स हैं इनटू ₹50 ईच, तो टोटल रुपीस कितने बने, इस पर लगाओ 12%, तो क्या आया जी 60, ये 60, हाँ जो भी है, मिलियन में सारा सवाल चल रहा है, ये ₹60 को नेट ऑफ टैक्स कर लूं क्या, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सवाल कहेगा तो करेंगे, बाय डिफॉल्ट नहीं होते, इसलिए बाय डिफॉल्ट इनको तो न्यूमरेटर में 60 ही ऐड कर दो, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर वाज वेरी आसान, वेरी आसान। डिनोमिनेटर में कहता था हर प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स, लेकिन 5 साल बाद ही होता है वो, कौन सा अभी हो रहा होता, अभी होता तो फिर क्या होता। तो 50 हैं, हर एक प्रेफरेंस शेयर 3 ऑर्डिनरी शेयर में बदलेगा तो 150, 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन है और हर शेयर 3 में बदलेगा तो 30 मिलियन शेयर्स बनेंगे। डिनोमिनेटर 30 मिलियन, अब टोटल करो 270, 80, 8.36 और बताओ 0.5 डाइल्यूट हुई है, इससे आगे है ही कुछ नहीं, तो ये हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगले साल को ट्राई कर लोगे, अगले साल में क्या होना है, एक नई चीज़ ने आ जाना है बस, ठीक है। लेकिन अगले साल में एक थोड़ा सा मसला था, सिर्फ ये जाते जाते आखिरी बात सुनते जाओ, दोनों इकट्ठे चलते हैं, दोनों ने मस्जिद जाना है। इधर देखो दे सिर्फ एक बात, जो अगले साल है ना, ये राइट इशू तो ये तो जाएगा बेसिक ही कैलकुलेशन में जाएगा, ठीक है ना। ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हुए हैं ना, इनके अंदर मुसीबत मारों के अंदर मसला ये था, ये पूरे साल नहीं थे हमारे पास। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेना तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने नहीं थे, तो 8/12 करना है। न्यूमरेटर को भी 8/12 करना, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए न्यूमरेटर को भी 8/12 करना, डिनोमिनेटर को भी 8/12 करना। बाकी सवाल आपको कुछ नहीं कह सकता, इंशाल्लाह सवाल आपसे मार खाएगा, ना कि आप सवाल से। जिंदगी रही तो मंडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।